पहला कार्यक्रम है, तो मैं थोड़ा-सा इसके बारे में 2 मिनट अपने सभी प्रतिभागियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत ग्राम्य स्वराज की अवधारणा एवं आध्यात्मिक प्रबंधन इस महत्वपूर्ण और शासकीय जीवन में उपयोगी इस महत्वपूर्ण विषय पर महानिदेशक महोदय की अपेक्षा और निर्देशों के अनुरूप हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। विगत श्रृंखला में हम लोगों ने सभी मंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया था। उसको थोड़े से नए तरीके से, और जो अधिकारी रह गए हैं और खासकर जो ग्राम स्तरीय हमारे कार्यकर्ता है और नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानगण हैं, सम्मानित ग्राम प्रधानगण, और उन गांवों के ग्राम स्तरीय अन्य कार्यकर्ता, ग्राम सचिव और अन्य जनपद एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारी, वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। और इस विषय पर हमारे प्रदेश एवं देश के प्रबुद्ध वार्ताकार, जिनके पास बड़ा लंबा अनुभव है, गहन चिंतन है, वो अपने विचार उसमें शेयर करते हैं। सर का ये निर्देश था कि पिछली वाली जो हमारी कड़ी थी कार्यक्रमों की श्रृंखला में, जनपद स्तरीय अधिकारी उसमें शामिल हुए थे, वो उन्होंने उसमें शिरकत की थी। इस बार हर विकास खंड से जो प्रगतिशील कृषक और हमारे जो बुद्धिजीवी और उन्नत विचार के हमारे प्रधानगण हैं, उनको इसमें शामिल करने का अनुरोध किया गया था जनपदों से। और आज का जो टॉपिक हमारा है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे ग्राम स्वराज की अवधारणा और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर। इसके बारे में हमारे साथ वार्ता देने के लिए डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी होंगे, जो तीसरी सरकार अभियान के की ओर से हमारे बीच होंगे। तत्पश्चात मॉडल गांव की संकल्पना पर डॉक्टर हीरालाल सर होंगे, जो एक आईएएस अधिकारी हैं और बांदा जनपद में जिलाधिकारी के रूप में और अन्य जनपदों में उच्च पदों पर कार्य करते हुए आपने नई नई चीजें, नए नए अभिनव प्रयोग किए, जिसके बारे में वो स्वयं बताएंगे। तत्पश्चात हमारे साथ ग्रामीण आजीविका एवं अर्थव्यवस्था विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ वार्ता के लिए श्री विजय तिवारी जी होंगे, जो अध्यक्ष हैं IECSME के। और अंत में मिशन कर्मयोगी और आध्यात्मिक प्रबंधन दर्शन, उसकी नीति के बारे में श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी होंगे, जो संस्थापक अध्यक्ष हैं भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान नई दिल्ली के। तो वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, आजमगढ़, मऊ तथा बलिया जनपद से जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिभागियों का मैं पुनः संस्थान पर स्वागत करता हूं इस वेबिनार कार्यक्रम के माध्यम से। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने आदरणीय महानिदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के प्रथम सत्र या प्रथम कार्यक्रम के अवसर पर हमारे इन प्रतिभागियों को, आजमगढ़ और वाराणसी मंडल के जो हमारे साथी जुड़े हैं, उनको अपना उद्बोधन और आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय महानिदेशक महोदय, संस्थान एवं उपाम। सभी सम्मानित महान भाव, हम लोग अभी पूर्व में सभी मंडलों के हमारे जो विकास से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, मंडल स्तरीय अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इनका एक राउंड हम लोग ये आध्यात्मिक प्रबंधन, ग्राम स्वराज और आध्यात्मिक प्रबंधन और हमारे जो भारतीय ऋषि मुनियों की जो विचार है, चिंतन है, कर्मयोग, कैसे हम लोग अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ दृष्टिकोण, श्रेष्ठ कर्म, जो वैदिक जीवन पद्धति है, वैदिक जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, उन श्रेष्ठ विचारों को हम लोग अपने जीवन में अपनाते हुए कैसे गांव का विशेष रूप से हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा, जो हमारे जीवन के आदर्श अभी भी गांव में बरकरार है, तो विशेष रूप से गांव में हमारी उच्च विचार है उसको पुनर्जीवित करते हुए गांव की सर्वांगीण विकास के लिए कैसे माहौल बनाया जाए, कैसे लोगों के अंदर निष्ठा जागृत किया जाए, इस भावना के साथ, पवित्र भावना के साथ एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ है कि दूसरे राउंड का आज पहले दिन है। तो अब हमारे रंजन कह रहे थे कि इस बार अभी ये पहली राउंड होने के नाते कम लोग जुड़े हुए हैं, बट लेकिन हम कहते हैं कि हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है और हायर लेवल पे
हमारी जो जिला स्तरीय विभिन्न अधिकारी लोग हैं उनके माध्यम से भी पहले से थोड़ा एडवांस में लाइजनिंग करके अगले बार से और प्रयास किया जाए कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और समुचित ज्ञान और समुचित समझदारी और समुचित कमिटमेंट के साथ हम लोग इसको कार्य को गहराई से और पूरी योगदान दे सकें। दूसरी बात यह है कि विकास के लिए बाकी सब लोग अपना बिल्कुल सेंट्रली रंजन सेंट्रली म्यूट करा देना सभी लोगों को। फिर कैसे ऑन हो जाता है? करा दिया सर, करा दिया सर। तो सभी सम्मानित साथियों, ये पूरे जो विश्व के स्तर पर जो कमिटमेंट के रूप में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 2030 तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड है। पॉवर्टी की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, स्वच्छता की बात हो, स्वच्छ पेयजल की बात हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये पर्यावरण भी जो ग्रामीण क्षेत्र का पर्यावरण है तो ग्रामीण क्षेत्र की बाहरी पर्यावरण है और गांव के अंदर की जो पर्यावरण है तो सामाजिक पर्यावरण है, एक नैसर्गिक एनवायरनमेंट है। इन दोनों में सुधार लाने की जरूरत है। ये तभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात होगी इसके लिए हम लोग बहुत लेवल पे लोगों को ट्रेनिंग पड़ेगी और लोगों के अंदर ज्ञान भी विकसित होनी चाहिए, समझदारी भी विकसित होनी चाहिए और कमिटमेंट भी जरूरी है। सभी सम्मानित साथियों, फिर आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, किसी न किसी का जो है ये स्पीकर ऑन हो जाता है तो पूरा डिस्टरबेंस पैदा करता है। हालांकि हम लोग ये कोविड के दौरान लगातार ऑनलाइन वेबिनार्स करते आए हैं। ऑनलाइन वेबिनार्स के लिए हमारे तमाम अधिकारी लोग भी और हमारे विभिन्न स्तर के प्रतिनिधि लोग भी इसमें एक जो डिसिप्लिन है, एक डिसिप्लिन और दूसरा जो हम लोग जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए भी लोगों ने विभिन्न स्तरों पर हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी इंटरनेट की जो बैंडविड्थ की फैसिलिटी की बात हो, मॉडर्न इक्विपमेंट को की इंतजाम करने की बात हो, तमाम किया गया है। इसी के कारण हम लोग अभी हमारे इतने सारे लोग हम लोगों के साथ लगातार जुड़ रहे हैं और एक इससे एक बहुत बड़ा संबल मिला है। सपोज हम लोग यदि मान लें कि हमारे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग उनसे यदि इंटरेक्ट करने का यदि फिजिकली इंटरेक्ट करने की यदि बात होती है तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग इतने सारे ब्लॉकों में यदि ज्यादा से ज्यादा आप लोग ब्लॉक तक पहुंच जाते हैं। हम लोग ब्लॉक में भी आना है तो भाई 850 ब्लॉक है, 826 ब्लॉक है, तो यहाँ पर आप लोगों से मुलाकात करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आज हमारे जो स्पीकर्स है, चंद्रशेखर प्राण जी है, हीरालाल जी है, माननीय गोस्वामी जी है, विजय तिवारी जी, यदि इनसे ये हमारी ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों को, रिप्रेजेंटेटिव को और हमारे क्षेत्र ये फील्ड लेवल की हमारे जो कर्मचारी लोग हैं इनको यदि श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ चिंतन की यदि उन तक बात की हम लोग सोचते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक ये टेक्नोलॉजी की और ये मॉडर्न विज्ञान का जो फायदा उठाते हुए सही विचार और सही कमिटमेंट, सही टीम वर्क और सही ये जो समग्र ज्ञान है, साइंस भी और टेक्नोलॉजी भी है और व्यवहारिक भी है और हमारी ऋषि मुनियों की जो श्रेष्ठ विचार है, इन सभी चीजों को हम लोग अपने जीवन में समाहित करते हुए
जीवन में समाहित करते हुए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों रहने वाले लोगों की जीवन में खुशहाली लाना है, बेसिक फंडामेंटल। इसलिए हम लोगों को बहुत सारी चीज हम लोग ये भी बोलते हैं कि एक तो धनराशि का इंतजाम करने की, रिसोर्सेस की इंतजाम करने की बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी गतिविधियां संभव है, उसको हम लोग बोलते हैं कि नो कास्ट एक्टिविटीज एंड लो कास्ट एक्टिविटीज। ये जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा संसाधन होगा तभी वहां पे बेहतर काम हो सकता है। बहुत सारे लोग गांव में, पुराने जमाने में लोगों को गांव की आइडियल स्थिति बनाए रखते थे। वहां पे कोई रिसोर्सेस नहीं है इस समय जो मनरेगा में मिल रहा है, राज्य वित्त आयोग से मिल रहा है, पंद्रह वित्त आयोग से मिल रहा है। उस समय जिन जिन लोगों ने गांव को सबसे अच्छा बनाने का, जिनके अंदर दृढ़ संकल्प है, वो लोग स्वयं श्रमदान किए हैं अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए। ऐसा बहुत सारे लोगों ने वहां पे आइडियल स्थिति बनाया है। लोगों के बीच में सामंजस्य की बात हो, एक शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रहन सहन की बात हो, शांति व्यवस्था की बात हो, झगड़ा निपटारा करने की बात हो, इस तरह की बहुत सारी चीजों में लोगों ने वहां पे, बुजुर्ग लोगों ने, जो जिम्मेदार लोग हैं और जो जो चाहते हैं कि हमारे, जो उसको बोलते हैं कि टेकिंग ओनरशिप, टेकिंग जिम्मेदारी, एक भाई एक चुने हुए प्रतिनिधि हो या उस गांव के रहने वाले ना होने के नाते, इस भारतीय नागरिक होने के नाते, जहां हम लोग रहते हैं वहां पे अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, एक एक बहुत श्रेष्ठ विचार है। यदि हम लोग को अच्छे विचार लेना है तो हमारे आजादी आंदोलन के जो महापुरुषों को हम लोग उनसे थोड़ा प्रेरणा ले लें। उन महापुरुषों ने भारत की भविष्य के लिए, आने वाले जनरेशंस के लिए, भारत को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए कितनी बड़ी त्याग किया है, कितनी बड़ी कुर्बानी दिया है, अपने जीवन को दांव पे लगाया है, जिंदगी भर कष्ट सहा है, स्वयं की भी चिंता नहीं किया, परिवार की भी चिंता नहीं किया, अपनी सुख सुविधा की चिंता नहीं किया है। और हम लोग हर बार उनको नमन करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं। तो वो उन महापुरुषों की भावनाएं और हमारी जो भारतीय संस्कृति के जो मुनि ऋषि लोग हैं, उनको जो श्रेष्ठ विचार है, योग कर्मसु कौशलम, कैसे हम लोग अपने कर्म में श्रेष्ठता लाते हुए सभी लोग अपने अहंकार को, अपनी स्वार्थ को थोड़ा हवा, उसको अलग करते हुए सब लोग मिलके, जनप्रतिनिधि हो, कर्मचारी हो, ब्लॉक स्तरीय के अधिकारी हो, सब लोग मिलके एक अच्छी योजना बनाते हुए, इस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, बहुत सारे अधिकारी हैं और हमारे पास बहुत सारे पढ़े लिखे लोग गांव में भी है, बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारी भी लोग गांव में रहते हैं, या गांव से गांव के इंप्रूवमेंट के बारे में सरोकार रखने वाले बहुत सारे, वहां के आसपास की खाले जोन से भी सहयोग लिया जा सकता है। बहुत सारे उस गांव के रहने वाले आसपास में विभिन्न प्रोफेशंस में होंगे, उनका भी कैसे उन लोगों को जोड़ा जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। विशेष रूप से इसको प्रमुख भूमिका इस समय जो न्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, ग्राम प्रधान हो, ग्राम पंचायत सदस्य हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, उन सब लोगों को ये सपना देखना पड़ेगा कि भाई हम लोग कम से कम अपने गांव को श्रेष्ठ बना दें, ताकि अन्य लोग भी हमसे प्रेरणा ले सके। यदि हमारे अगल बगल में वो अच्छे गांव है तो हम भी उनसे प्रेरणा ले लें। ये श्रेष्ठता का विचार और श्रेष्ठता का प्रयास, यही ईश्वर भक्ति और देशभक्ति है। जहां पर श्रेष्ठता के प्रति संकल्प नहीं है, जहां एक्सेलेंस की संकल्प नहीं है, वहां पे इमेजिन करना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है। जो व्यक्ति अपने कर्म में श्रेष्ठता, ये ईश्वर है। प्रशस्ते कर्मणि तदा सत्शब्द पादयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि, जो श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, जिससे वातावरण, प्रकृति ठीक होता है, जिसमें समाज ठीक होता है, यही दो है श्रेष्ठ कर्म का। तो समाज अच्छा होना मीन्स समाज में लोगों की अच्छी आदतें हो, अच्छे व्यवहार हो, अच्छे मेल मिलाप हो, विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोग विभिन्न क्षमता से, क्योंकि एक एक व्यक्ति के पास एक
स्पेशल यूनिक कैपेबिलिटीज है और एक यूनिक अवसर है, एक यूनिक पोजीशन है। सब लोग मिलके अपने गांव में बेहतरी लाने के लिए वहां पे मेल मिलाप बढ़ाना, झगड़ा कम करना है और वहां पे लोगों की खान पान रहन सहन इसमें सुधार लाना। इसलिए हम बोला नो कास्ट और लो कास्ट, सब लोग मिलजुल के काम करने के लिए लोगों को नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए और एटीट्यूड चाहिए। नॉलेज एटीट्यूड दोनों स्तरों पर काम करने की। तो सभी हमारे साथियों, आज हमारे साथ बहुत योग्य और कमिटेड स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग उनका विचार समझें और अपने गांव को या जिनके क्षेत्र में जो जो गांव है, हमारे जिला ब्लॉक अधिकारी हो, ब्लॉक स्तर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्तर पे एक संकल्पबद्ध हो, ये सोचे कि मैं अपनी क्षमता से दूसरे लोगों के साथ जुड़ते हुए जोड़ते हुए कैसे मैं हमारे गांवों को श्रेष्ठ बनाया जाए। हमारे पूर्वजों ने त्याग तपस्या करके गुलामी से मुक्ति दिलाया है, हम लोग वर्तमान समस्याओं से कैसे मुक्ति दिला दें। और इसकी जो हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो परिभाषित किया गया है, उन सारे बिंदुओं पर काम करते हुए अपने गांव को कैसे आदर्श की ओर ले जाए। जो व्यक्ति आदर्श की ओर ये काम करता है वही वास्तव में श्रेष्ठ कर्म ही ईश्वर के लिए अर्पण होते हैं। जो मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, ये प्रतीकात्मक है। असली चीज कर्म ही पूजा है। अपनी श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से जो व्यक्ति पराक्रम करके पुरुषार्थ करके अपनी चारों ओर की वातावरण बदल देता है, पर्यावरण हो या सामाजिक परिवेश हो और सामाजिक संस्कृति हो और लोगों की जो कार्य संस्कृति है, कार्य निष्ठा को में इंप्रूवमेंट लाता है और लोगों को जीवन को थोड़ा आसान बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग और हैप्पीनेस, क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस एंड टोटल हैप्पीनेस। गांव में शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, व्यापक भी, दीर्घकालिक भी है। शॉर्ट टर्म में भी ठीक करना और लॉन्ग टर्म में भी ठीक करना, इसी को सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। तो आज हमारे साथ जो जो महापुरुष लोग जुड़े हुए हैं वो सब इन्हीं सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए और अपने देश को महान बनाने के लिए हम सब लोगों को मिलके अपने स्वार्थ को, अपनी संकुचित भावनाओं को हटा के पूरी मनोयोग से कार्य करने की जरूरत है। इसी में जीवन की भी सार्थकता है, इसी से देश महान बनेगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग पूरे मनोयोग से हमारे स्पीकर्स की बातें सुनेंगे और अपने नए विचारों को और नए कमिटमेंट को नए उत्साह के साथ ग्रहण करेंगे और पूरा योगदान देते हुए अपने गांवों को बेहतर बनाने में पूरा योगदान देंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और साथियों, हमें सामने जो बातें रखी हैं वो हम सबके लिए शासकीय जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ी ही उपयोगी है। और आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो गांव को आदर्श कैसे बनाया जाए, गांव के लोगों के जीवन में खुशहाली किस प्रकार लाई जाए। जैसा सर ने बताया कि जो श्रेष्ठ विचार है और सही दृष्टिकोण और प्रशस्त लक्ष्य, निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना है। और भारतीय संस्कृति, परंपरा और हमारे अपने कार्य पद्धति का हिस्सा उसको अंग बनाना पड़ेगा। और गांव को किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए, विकास का माहौल बनाया जाए गांव में। और अपने सभी जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानगण, जनप्रतिनिधिगण हैं, ये किस प्रकार पवित्र भावना के साथ, समुचित निष्ठा के साथ, समुचित ज्ञान के साथ और विचार की गहराई के साथ काम करें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हुई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जीवन के हर क्षेत्र में और हमारे सभी विभागों को जोड़ते हुए जो काम किया जा रहा है वर्तमान में, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत अच्छी तरह से रेप्लिकेट करता है। इसके साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी की जो बात है, दर्शन चिंतन की बात है, और अल्टीमेट चीज जो सर ने जोड़ दिया कि संसाधन हमारे पास जो है उनका बेहतर प्रबंधन करते हुए किस प्रकार से हम सोच में बदलाव लाएं, कमिटमेंट लाएं, संकल्प शक्ति में बढ़ोतरी करें। और इसके साथ ही गांव को आदर्श बनाया जाए, गांव के लोगों के जीवन को खुशहाल बनाया जाए, जो प्रत्येक सरकार का, समुदाय का, अर्थव्यवस्था का
निश्चित तौर पर सबसे सर्वमान्य लक्ष्य होता है। तो सर का मैं सभी प्रतिभागियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और उनके आशीर्वचन उद्बोधन में जो बातें आई हैं उसको हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, अपने विचार शैली में, विचार पद्धति में, कार्यशैली में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। इस संकल्प के साथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और जहाँ सर ने अपनी बात रखी है कि गांव के लोगों के जीवन में खुशहाली किस प्रकार लाई जाए, गांव को आदर्श किस प्रकार बनाया जाए, यह तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ग्राम स्वराज की अवधारणा ना उनके पास क्लियर ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि ग्राम स्वराज की अवधारणा क्या है, इसके मुख्य घटक क्या क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु सम्मिलित हैं और पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे प्रांत में, प्रदेश में वर्तमान में संचालित है, उसको किस प्रकार से किया जाए। इस विषय पर अपनी वार्ता देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी हैं जो तीसरी सरकार अभियान से जुड़े हुए हैं और आपका कई दशकों का इस विषय पर कार्य करने का अनुभव है। व्यवहारिक रूप में भी आपने इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया है, आपके साथ एक बहुत लंबी टीम है और आप बड़े समर्पित भावना से अपना चिंतन मनन इस पर करते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रारंभ से अनुरोध करूंगा कि सर हमारे साथ आज आजमगढ़ और वाराणसी मंडल के प्रतिभागी जुड़े हैं और मिर्जापुर तो इनको ग्राम स्वराज की अवधारणा और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था विषय पर अपनी वार्ता प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण सर। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। आदरणीय महानिदेशक महोदय, सभी अतिथि वक्तागण और आप सब भाई बहन अधिकारी वर्ग से जो साथी हैं और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा SIRD का और माननीय महानिदेशक महोदय के प्रति कि उन्होंने ये अवसर दिया है आपके साथ बातचीत करने का, अपने अनुभव आपके साथ बांटने का। वास्तव में ये विषय जो कर्मयोगी के अंतर्गत SIRD ने तय किया है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जैसा कि अभी महानिदेशक महोदय जिन जीवन मूल्यों की बात कर रहे थे, जीवन जीने के जिस तरह के तरीके को संदर्भित कर रहे थे, वो सारी चीज़ें शताब्दियों से इस देश में जिसने भी चिंतन किया, मनन किया, कोई एक रास्ता तय किया तो लगभग वही रास्ता इसी दिशा की ओर जाता है, चाहे अध्यात्म की दृष्टि से किया हो या समाज दर्शन की दृष्टि से किया हो। गांधी जी ने भी जब भारत का अध्ययन किया, भारत की समस्याएं समझी और समझने के बाद जब उन्हें लगा कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है, तो आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी ही जा रही थी। उससे पहले जो गांधी जी से पहले ही ये आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन उस आज़ादी की लड़ाई को भारतीय स्वरूप में पूरी तरह लड़ा जा सके और भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो जीवन मूल्य हैं, उसके साथ भारत को एक बार फिर से खड़ा किया जा सके, जब इस पर उन्होंने चिंतन किया तो उनके जो निचोड़ निकला वो निकला कि ठीक है, देश का तो स्वराज जाए ही, लेकिन ग्राम स्वराज जो होगा वो सबसे बड़ा आधार होगा। ये सही है कि जब गांधी जी का, जिस समय गांधी जी ने ये चीज़ें कही, अर्थात जो 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक थे, उस समय भारत में गांवों की संख्या बहुत ज़्यादा, अधिकांश आबादी गांव में रहती थी, गांव ही यहाँ का मुख्य आधार था। आज थोड़ी स्थितियां बदली हैं, इसलिए गांधी जब ग्राम स्वराज्य कहते थे तो सिर्फ उसमें ये नहीं कि जो थोड़े बहुत शहर थे उनको अलग कर देते थे, वो मानते थे गांव में जब स्वराज्य आएगा तो शहर और नगर भी उस स्वराज्य से प्रभावित होंगे और जो व्यवस्था गांव की बनेगी उससे पूरे देश की व्यवस्था निर्मित होगी। इसलिए जब गांव की बात हम कर रहे हैं तो उसके साथ पूरे देश को अपने चिंतन में रख करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं 3 भागों में बांटकर बहुत सरलता से इस विषय को आपके सामने रख रहा हूं, समय को ध्यान में रखते हुए। एक तो ये कि ग्राम स्वराज्य जो गांधी ने कहा था, उस ग्राम स्वराज्य का वास्तविक अर्थ क्या था, ग्राम स्वराज्य के मूल्य क्या थे और ग्राम स्वराज्य में कार्यक्रम क्या तय किए गए थे। फिर हम देखेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है आज की तारीख में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, वो उससे कैसे जुड़ती है और आज की समय में कैसे ग्राम स्वराज के लक्ष्य को उसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
अगर ये 3 भागों में बांटकर इस बात को रखेंगे तो शायद ज्यादा सरलता के साथ हम लोग इसको समझ सकेंगे। देखिए, ग्राम जब गांव कहा जाता है, ग्राम कहा जाता है, तो गांधी जब ग्राम कहते थे तो गांव, ठीक है, वो एक भूगोल है, जमीन का एक टुकड़ा है, वो एक भौगोलिक स्थिति उसकी है गांव की। लेकिन गांधी की दृष्टि में जो गांव की कहते थे ना कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, वो कहते थे भारत की संस्कृति गांव में बसती है। तो जो गांव था, और इसीलिए जब ग्राम स्वराज्य का चित्र उन्होंने बनाया तो उसको ध्यान में रखकर बनाया, उस संस्कृति को ध्यान में रखा, उस आत्मा को ध्यान में रख करके उन्होंने बनाया। तो गांव जो है वो एक समाज है, वो सिर्फ भूगोल नहीं है। इसलिए गांव में गांव समाज शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है। और समाज क्या होता है? एक संबंध होता है, होती है। ये संबंध दो रूपों में वहां व्यक्त होता है, एक परिवार के रूप में और एक पड़ोस के। परिवार भी संबंधों पर चलता है, पड़ोस भी संबंधों पर चलता है। तो परिवार और पड़ोस को मिलाकर के गांव बनता है। तो एक गांव एक भूगोल में जरूर एक धरातल है उसका, उस धरातल पर गांव स्थित है, लेकिन गांव की जो सांस्कृतिक पहचान है वो उसके परिवार और पड़ोस में है, संबंधों में है। मूल्यों को आप देखेंगे तो वो मूल्य उसके साथ तय होते हैं। स्वराज्य कहते हैं, स्व माने अपना और राज्य माने जो हमारा राज्य है, जहां हम निर्णय ले सकते हैं, जहां पर जो हम चाहें वो कर सकते हैं, जैसा सोचें वैसा हम सोच सकते हैं, जैसा समझें, तो वो राज्य वो होता है। और किसका राज्य होगा? स्व का राज्य। स्व माने खुद का, खुद में वो व्यक्ति भी है और खुद में गांव भी है। गांव एक भूगोल नहीं है, गांव एक समाज है। तो ग्राम स्वराज्य का मतलब हुआ कि गांव समाज का अपना राज्य। गांव समाज जो है, गांव का जो एक समाज बनता है जो परिवार और पड़ोस को मिला करके, उसका अपना राज्य। अब ये जो राज्य होता है, तो जब राज्य बनता है तो राज्य ऐसे तो चलता नहीं, राज्य की एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में दो चीजें होती हैं। उस व्यवस्था को चलाने के लिए होता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि एक सरकार होगी। व्यवस्था जिसको चलाता है, पहले व्यवस्था को राजा चलाया करता था, अभी लोकतंत्र में सरकार चलाती है। और सरकार क्या है? कैसी सरकार है? जो जनता के द्वारा बनती है, जनता ही खुद सरकार होती है। तो जब हम स्वराज्य कह रहे हैं तो स्वराज्य एक व्यवस्था है, अपने द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, खुद की व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक सरकार है और उस सरकार का अपना शासन है। सरकार कैसे चलती है? अपने शासन के द्वारा चलती है, शासन के द्वारा सरकार चलाती है व्यवस्था को। तो ये तीन चीजों को समझना होगा। अब ग्राम स्वराज्य में व्यवस्था कैसी है, उस व्यवस्था के मूल्य क्या थे गांधी की दृष्टि में, व्यवस्था की सरकार कौन सी थी, और उस सरकार का शासन कैसे चलेगा, एक भाग यह है जिसको ग्राम स्वराज में समझने की आवश्यकता है। दूसरा यह है कि ग्राम स्वराज के कार्यक्रम क्या होंगे, ग्राम स्वराज के लिए गांधी ने क्या कार्यक्रम तय किए थे। तो अब हम दोनों दृष्टियों से फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे कि पंचायत अगर एक सरकार है तो उस सरकार की अपनी शासन पद्धति क्या है, शासन व्यवस्था क्या तय की गई है, और पंचायत के कार्यक्रम तय क्या किए गए हैं। तो हम उसको तुलना कर सकते हैं गांधी के ग्राम स्वराज्य से और आज के पंचायती राज व्यवस्था को, और दोनों के बीच के उस अंतर को देख सकते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है ना। आप देखिए कहाँ ये कल्पना ग्राम स्वराज्य की 1942 में आई गांधी के दिमाग में, और आज हम 2022 में बैठे हैं, लगभग 80 साल बीत गए हैं। तो 80 साल में दुनिया बहुत बदल गई है, भारत के गांव भी बहुत बदल गए हैं। इसलिए निश्चित रूप से एक कुछ नए तरह की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मूल्य जो है वो तो मूल्य तो वही होंगे, क्योंकि मूल्य जनरली सामान्यतः नहीं बदलते। अब ये देखिए, गांधी ने ग्राम स्वराज में जो शासन व्यवस्था तय की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो व्यवस्था चलेगी ग्राम स्वराज को, उसको कौन सी सरकार चलाएगी। तो गांधी ने उसका नाम दिया था कि इसे पंचायत सरकार चलाएगी। ये गांधी ने ही इसकी पूरी परिकल्पना की थी कि एक पंचायत सरकार होगी, जो पंचायत सरकार इस ग्राम स्वराज्य को संचालित करेगी। बाकायदा उन्होंने उस पंचायत सरकार का मूल सरकार का स्वरूप गांव में तय किया था, और बाकी उसके ऊपर नीचे कुल उन्होंने जो संविधान का एक निर्देश दिया था कि किस तरह देश का बनना चाहिए आजादी के बाद, तो उसमें ये सारी चीजें उन्होंने
दी थी कि कैसे पंचायत सरकारें दिल्ली तक पंचायत सरकार होगी, राष्ट्रीय स्तर तक कैसे पंचायत सरकार होगी। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये जो शासन व्यवस्था होगी इसके मूल्य क्या होंगे, किस आधार पर ये शासन व्यवस्था चलेगी, अर्थात ये जो ग्राम स्वराज जो होगा उसका जीवन मूल्य क्या होगा, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर इन मूल्यों को हम नहीं समझेंगे तो ये कर्मयोगी का जो इतना इस मिशन का जो ये प्रयास है, और आदरणीय लू साहब जिस तरह से एक आध्यात्मिक भावना के साथ, आध्यात्मिक चेतना के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो फिर अप्रासंगिक हो जाएंगी चीजें। इसलिए आप अधिकारी वर्ग को, बंधुओं को और पंचायत प्रतिनिधियों को, दोनों को गंभीरता से ग्राम स्वराज के उन मूल्यों पर दृष्टि रखनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। वो कहते थे ये ग्राम स्वराज जो होगा इसमें विकास का जो मूल्य होगा वो ईंट और पत्थरों का नहीं होगा, वो कहते थे मानव सर्वोच्च होगा। हम ये टेस्ट करेंगे कि हमारी व्यवस्था में मनुष्य सर्वोच्च है या नहीं, मनुष्य पर दृष्टि मूल रूप से जा रही है या नहीं, मनुष्य इसमें विकसित हुआ या नहीं, इस पर ध्यान रखेंगे, मानव सर्वोच्च होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि श्रम की प्रतिष्ठा होगी। हमारे यहाँ मतलब इस ग्राम स्वराज में श्रम सबसे महत्वपूर्ण होगा, मानव की प्रतिष्ठा होगी और श्रम महत्वपूर्ण होगा। फिर कहा इसमें समानता होगी। आप ये शासन के मूल्यों को देखिए, ग्राम स्वराज की व्यवस्था के क्या मूल्य थे जो गांधी ने तय किए थे। कहा समानता होगी। दूसरा ये कहा था ट्रस्टीशिप होगा। चौथा, ट्रस्टीशिप बड़ा मायने रखता है। ट्रस्टीशिप का मतलब ये था, उन्होंने ये नहीं कहा कम्युनिस्टों की तरह कि सारी संपत्ति राज्य की हो जाएगी, किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। गांधी का ये विचार नहीं था, वो मनुष्य की सर्वोच्चता पर ध्यान रखते थे। इसीलिए कहा सबके पास व्यक्तिगत संपत्ति होगी, लेकिन मनुष्य जब सर्वोच्च होगा, अर्थात वो पवित्र होगा वो मनुष्य, तो उस पवित्रता में वो जितनी जरूरत उसकी होगी उतनी जरूरत की चीजें अपने पास रखेगा, जो पैदा करेगा, और जो उससे ज्यादा होगा वो में बांटेगा, क्योंकि उसका वो ट्रस्टी होगा। अर्थात जो ज्यादा संपत्ति उसके पास आएगी अपने उत्पादन से या किसी चीज से, व्यवसाय से, तो अपनी जरूरत की संपत्ति को उपयोग करने के बाद बाकी संपत्ति वो लोगों में मतलब समाज को समर्पित करेगा, वो उसका ट्रस्ट होगा। दूसरा ये कहा था कि यहाँ किसी एक के हाथ में सत्ता नहीं होगी, सत्ता बटी होगी, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, सत्ता भी बटी रहेगी और अर्थव्यवस्था भी बटी रहेगी। फिर उन्होंने स्वदेशी, एक खाली सुनत रहा तू ना, बाकी सब सुना। उन्होंने स्वदेशी शब्द, स्वदेशी कहा था कि स्वदेशी होगा, अर्थात हम अपने एरिया की चीजों पर आधारित, और ऐसी व्यवस्था पैरों पर खड़ी हुई व्यवस्था होगी। दूसरों के आधार पर कहीं से वो पैसा आएगा तब चलेगी नहीं, वो अपने पैरों पर खड़ी हुई व्यवस्था होगी। इसमें सबका परस्पर सहयोग, दूसरे के सहयोग से ये व्यवस्था। और अगर मान लीजिए विरोध करना है, कहीं लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसका विरोध करना है, तो उसमें हिंसा नहीं, सत्याग्रह होगा। गांधी ने कहा कि ग्राम स्वराज में जो विरोध का स्वर होगा या विरोध का तरीका होगा वो सत्याग्रह होगा, अर्थात सत्याग्रह को आप सारे लोग समझ रहे होंगे, इसलिए बहुत। दूसरा ये कहा था यहाँ पर धर्म का कोई उस तरह नहीं होगा, भेदभाव नहीं, सर्वधर्म समभाव की भावना होगी। और दूसरा अंतिम कहा था कि पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए, ग्राम स्वराज की इस पूरी व्यवस्था को पंचायत होगी, पंचायती राज होगा, पंचायत सरकार होगी, और इसके लिए एक नई तरह की शिक्षा नीति बनाई जाएगी, तो उसको कहा था नई तालीम होगी, इसमें नई शिक्षा होगी, जिसको बुनियादी शिक्षा कहते थे। ये कुल मिलाकर के ग्राम स्वराज के मूल्य थे जो गांधी ने तय किया था। ये 12 बुनियादी सिद्धांत थे ग्राम स्वराज के। अब इन्हीं सिद्धांतों के साथ हम ग्राम पंचायत को देखने की आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले कि ये जो मूल्य थे वो किन चीजों के लिए होंगे, कौन सा, क्योंकि शासन इस बात के लिए होता है कि लोगों का विकास होगा, लोगों का डेवलपमेंट होगा, तो उस डेवलपमेंट के जो कार्य हैं, ग्राम स्वराज की जो पंचायत सरकार होगी, वो पंचायत सरकार क्या क्या काम करेगी, उसका कार्यक्रम क्या होगा, ये भी गांधी ने बाकायदा अपने उसमें व्याख्यायित किया है, बाकायदा उसका पूरा प्रारूप दिया है, वो भी समझने की आवश्यकता है। पहला उन्होंने कहा था कि गांव का विवाद गांव में निपटे, पहली बात कही। वास्तव में पंचायत का तो मूल काम ही यही था, पंचायत तो एक न्याय संस्था थी,
और शासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है। शासन होता ही इसी बात के लिए है कि लोगों के आपस के विवादों को निपटाए, जिसको आंतरिक शांति व्यवस्था कहते हैं। शासन तो इसी बात के लिए मूल रूप से बनाया ही गया था। तो इसीलिए गांधी ने जो सबसे पहला कार्य उसने सौंपा पंचायत सरकार का कि गांव के विवाद गांव में निपटे। फिर दूसरा ये कहा कि इतना अनाज का पर्याप्त उत्पादन हो, ना कोई कुपोषण हो ना कोई गरीबी हो। गरीबी और कुपोषण से और मुक्ति मिले, इसके लिए पर्याप्त अनाज गांव में उत्पादित हो, इसकी व्यवस्था पंचायत सरकार करे थी। दूसरा कहा कि सिर्फ आदमियों की नहीं, मवेशियों को भी पूरा खाना मिले, और स्पेशली गाय को उन्होंने बहुत बार संकेत किया है। तो उन्होंने कहा कि मवेशियों को पूरा खाना मिले, ये तय करें। तीसरा उन्होंने फिर चौथा कहा कि सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य सिर्फ बाहरी स्वास्थ्य नहीं, आंतरिक स्वास्थ्य भी। गांधी ने उसमें संकेत दिया है कि अंदर और बाहर दोनों का स्वास्थ्य सही होना चाहिए हर व्यक्ति का, ये उसकी जिम्मेदारी होगी, ये उसके कार्यक्रम का होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि स्वच्छता होनी चाहिए, पूरी तरह से स्वास्थ्य हो तो स्वच्छता होनी चाहिए, बिना स्वच्छता के तो स्वास्थ्य भी नहीं और गांव की भी खुशहाली नहीं लौटेगी। खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए, पंचायत सरकार की ये दूसरी जिम्मेदारी है। तीसरा था कि नशा मुक्ति हो, कोई नशा न करे गांव में किसी तरह का, ये पंचायत सरकार की का कार्यक्रम होगा। अगला था कि अस्पृश्यता, किसी तरह का छुआछूत ना हो गांव के अंदर, ये जो सामाजिक कार्य है, सामाजिक विकास का कार्य है, वो पंचायत करेगी। और अंतिम जो 9वां कहा था, वो कहा था ग्रामोद्योग होना चाहिए, अर्थात हम गांव में एक ग्रामोद्योग बनाए, गांव में ग्राम के उद्योग लगे, जिससे कि गांव की गरीबी और उसको निपटा जा सके। अगर आप ये 9 मूल्य, 9 जो कार्यक्रम हैं और जो 12 बुनियादी सिद्धांत हैं, इनको अगर आप मिला करके देखें तो आपको एक चित्र समझ में आता है ना। और आज की तारीख में जैसे अभी रंजन जी भी एक संकेत दे रहे थे और आदरणीय महानिदेशक महोदय भी कह रहे थे कि आज की दुनिया में तो विकास के 2 मॉडल बड़ी तेजी से आगे उभर करके सामने आ रहे हैं। एक तो सतत विकास का है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया के सारे देशों ने मिलकर बनाया है। सतत विकास लक्ष्य जिसको कहा जा रहा है, 17 लक्ष्य मुख्य रूप से हैं। और दूसरी तरफ दुनिया में विकास का एक नया मानक तैयार हो गया है, जिसको कह रहे हैं कि खुशहाली, हैप्पीनेस इंडिकेटर्स, अर्थात आदमी खुशहाल कैसे हो, उसको खुशी कैसे हो। और तीसरा जो आप यहाँ तय किया गया है, जिसको हम कहते हैं 29 सब्जेक्ट, 29 विषय जो पंचायतों को दिए गए हैं। जरा इन तीनों चीजों को देख लें। आप लोग अधिकारी वर्ग हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, उनको शायद ज्यादा उस बारे में बताने की जरूरत है, और निश्चित रूप से बताया जाएगा कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, जिसमें गरीबी, कुपोषण, पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षा, एक मूल्य आधारित शिक्षा, सभी तरह से भागीदारी, न्याय, सब कुछ शामिल है सतत विकास लक्ष्य में। खुशहाली के भी जो इंडिकेटर्स रखे गए हैं, जो 6 इंडिकेटर्स हैं, उसमें भी ये सारी चीजें शामिल हैं, आप देखिए। और 29 विषय तो आपके शामिल ही है, जिसमें आप भूमि विकास से लेकर के, भूमि और कृषि विकास से लेकर के, पर्यावरण और एक तरह से ऊर्जा, सड़क और दूसरे तरह से हाट मेले जो आपके होते हैं, जो आप संसाधन वहां गांव में तैयार करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, सारी चीजें उसमें समाहित है। कल्याण के कार्यक्रम और महिलाओं और युवाओं के विकास के कार्यक्रम, खेलकूद, सारी चीजें। तो आप ये देखिए, गांधी ने जो आज से 80 साल पहले पंचायत सरकार के लिए जो कार्यक्रम तय किया था, जो उनके लिए दिशा निर्देश दिए थे, आज की तारीख में जिन चीजों पर सबसे ज्यादा मेहनत की जा रही है, चाहे वो सतत विकास लक्ष्य हो या खुशहाली के इंडिकेटर्स हो या जो 29 सब्जेक्ट संविधान ने सौंपा है पंचायतों को, वो घूम फिर करके उसी के इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं। अब आ जाइए जरा हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर बात करते हैं। आप सबको पता है कि पंचायतें तो इस देश में बहुत समय से थी। पंडित नेहरू के समय में ही, जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था, और उसको और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। वो पंडित नेहरू के समय से ही बीडीसी कमेटी वो उसी समय बन गई थी, जिला परिषदें भी उस समय लगी थी ठीक ठाक से। हाँ, 73वें संविधान संशोधन ने
इस पूरी पंचायती राज व्यवस्था को गांधी के सपनों के आधार पर आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसको सही अर्थ, गांधी का जो सबसे बड़ी तकलीफ थी, सबसे बड़ा कष्ट था, और जिसे उन्होंने अपने अंतिम वसीयत में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि देश तो आजाद हो गया है, लेकिन इस देश के 7 लाख गांव अभी भी गुलाम है। जब तक इस देश के 7 लाख गांवों को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आजादी नहीं मिलती, भारत की आजादी का कोई खास अर्थ। तो उनके मन में तो ग्राम स्वराज्य था ना, उन्होंने तो सारी लड़ाई ग्राम स्वराज के लिए लड़ी थी। अब वो एक कुछ ऐसा इत्तेफाक था, कुछ परिस्थितियां थी जिसके कारण संविधान सभा में लंबी बहस के बावजूद ग्राम स्वराज्य का वो सपना संविधान सभा में पूरा नहीं किया जा सका। ये जो 73वां संविधान संशोधन है और इसके पीछे का की जो पृष्ठभूमि है, आप सबको पता है कि सबसे पहले ये विषय उठा था राजीव गांधी के पीरियड में। उन्होंने ही 64वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको सामने लाए थे, और जब वो पार्लियामेंट में इसको प्रस्तुत किया था, तब उन्होंने ये बताया था कि हम ये विधेयक क्यों ला रहे हैं। तब उन्होंने दो मूल कारण बताए थे। पहला ये कहा था कि संविधान सभा जो काम अधूरा छोड़ गई है, अर्थात उसने जो गांव के जो सेल्फ गवर्नमेंट की कल्पना थी, गांधी के ग्राम स्वराज्य की कल्पना थी, जो अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में छोड़ के चली गई थी, उसको हम संविधान की मुख्य धारा में लाने का, ये विधेयक लाने का काम कर रहा है। दूसरा, उन्होंने ये कहा था, गांधी के जिस सपने को आज तक पूरा करने की बात की जा रही है, उस गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने को पूरा करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। तो 73वां संविधान संशोधन जो बाद में बना, 64वां जो बाद में 73वां बना, नरसिंह राव जी के समय में जब इसका ये पास हुआ 1992 में संसद में, और 93 में राष्ट्रपति ने साइन की, 94 में राज्यों के अधिनियमों में संशोधन हुआ, और 95 से इसकी शुरुआत हुई। तो हम आपसे कह देते तो हम टाइम, ये जो 73वां संविधान संशोधन है, उसकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो वो सारी व्यवस्थाएं की गई। ग्राम स्वराज्य के जो मूल कार्यक्रम थे 29 विषय में, वही सारी चीजें डाली गई। आप देख लीजिए, अलग से चुनाव आयोग बना करके एक स्वतंत्र सरकार बन सके, एक सरकार बन सके, इस बात के लिए आगे ले जाया गया। वित्त आयोग बनाया गया कि उसके लिए संसाधन हो जाए, गांव अपनी ठीक से प्लानिंग कर सके, जिला योजना समिति बनाई गई बाकायदा। और सबसे महत्वपूर्ण ये किया गया कि जब अभी मैंने कहा कि ये गांव समाज होता है, गांव सिर्फ भूगोल नहीं है, वो एक समुदाय है, एक समाज है, और उस समाज को एक रूप देने की कोशिश की गई जिसको ग्राम सभा कहा गया। संविधान ने एक दूसरी व्यवस्था ग्राम सभा की कि ग्राम वो सारे वयस्क नागरिक होंगे जो मतदाता हैं, और वो निर्णय का अधिकार उनके पास सुरक्षित होगा। तो अर्थात जो ग्राम स्वराज्य का मूल उद्देश्य था, वो ग्राम सभा में जाकर के पूरा हो रहा है। तो ये सारी व्यवस्था संविधान में कर दी गई, और ये करने के बाद 29 सब्जेक्ट दे दिए गए उसको पूरी तरह से। अब आज की तारीख में 25 साल हो गए लगभग, बल्कि 25 साल से ज्यादा हो रहे हैं, हम आप ये देख रहे हैं कि जिस ट्रैक पर जाना चाहिए था उस स्पष्टता से नहीं जा पाई है। ये अंतराल है, लेकिन इस अंतराल को पाटने का काम जो है, वो आप जैसे जो अधिकारी वर्ग हैं, जो विकास से जुड़े हैं, और जो ग्राम प्रधान हैं, उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। पंचायतों की और विकास विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों की, पंचायत प्रतिनिधि और विकास विभाग से जुड़े हुए अधिकारी, अगर ग्राम स्वराज्य के मूल उद्देश्य को, उसके मूल्यों को अगर हम ठीक से आत्मसात करें, और उसके आधार पर जो पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है, जिस लक्ष्य के लिए, जिस ग्राम स्वराज्य के लिए, और पंचायत सरकार जो भारत के संविधान ने भारत की राज्य व्यवस्था की तीसरी सरकार के रूप में स्थापित कर दिया है, उस तीसरी सरकार को एक संस्थागत रूप दिया जा सके, सच में ये पंचायत बन सके। अर्थात अगर वो ग्राम सभा है तो ग्राम सभा ठीक से एक्टिवेट हो सके, अगर वो ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत का मतलब हुआ कम से कम 11 जो 9 से 15 मेंबर्स होते हैं, और जो प्रधान जी होते हैं उनकी एक टीम बन सके, वो आपस
तरह का तालमेल बन सके जो सारे मानवीय मूल्यों पर आधारित हो, और सत्याग्रह और सहयोग और स्वावलंबन सारी चीजें जिससे समाहित हो। अगर उसके आधार पर पंचायत एक संस्था के रूप में होती है, तो निश्चित रूप से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत की जो कमेटियां इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं, यहाँ की बहुत सारे राज्यों ने वार्ड सभा दी है, तो वार्ड सभा, ग्राम पंचायत कमेटियां, ये जो इंस्टीट्यूशन है, अगर इस इंस्टीट्यूशन को हम ठीक से खड़ा कर सकें और खड़ा करने और इसको गतिशील बना सके, ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों की है, गांव के लोगों की है। दूसरा ये है कि इस जो एक स्वराज्य मिलना है, जो सरकार है, और सरकार के रूप में सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में संविधान ने ये कहा है कि राज्य का विधानमंडल उनको वो सारे अधिकार और दायित्व सौंपेगा जो सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में वो खड़ी हो सके। तो राज्य की जिम्मेदारी अब दूसरी बनती है। पहली जिम्मेदारी तो हमारी आपकी है, लोगों की है, समाज की है, पंचायत प्रतिनिधियों की है कि वो अपनी पंचायत को उस तरह से एक संस्था का रूप दे। और दूसरी जिम्मेदारी फिर राज्य सरकार की बनती है कि राज्य सरकार वो सारे अधिकार और दायित्व जो विषय हैं, उन विषयों से संबंधित अधिकार, पूरा अधिकार उनको सौंपे, उनको उनके कर्मचारी उनके साथ जोड़े, उनके कोष उनको दे, जिससे कि पंचायतें ठीक से अपने काम को कर सके, अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। अगर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन ये सब तो तब होगा जब गांव के अंदर इतनी कुशलता गांव के लोग पैदा कर सके कि वो अपने गांव का खुद प्लान बनाने लग जाएं, वो पहचान सकें कि हमारे गांव की जरूरतें क्या है। अभी जब हीरालाल जी आपको एक मॉडल गांव के बारे में समझाएंगे, तो इसी प्रैक्टिकल को समझाएंगे, इसी व्यवहार को बताएंगे कि कैसे गांव में अपनी जरूरतों को पहचाना जा सकता है और जरूरतें पहचान कर उसके आधार पर प्लान बनाया जा सकता है और उस चीज को आगे लिया। और अंतिम बात कि आज की तारीख में राज्य सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही अच्छे प्रयास शुरू हुए हैं। पहला हुआ है जिसको आप जानते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना के रूप में, जिसमें आपको पूरा का पूरा सरकार होने का अधिकार दिया गया है कि आप अपने गांव का 5 ईयर प्लान बनाएंगे। उसके लिए 14वें वित्त आयोग से और अब तो 15वां वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग, इनसे अनटाइड फंड आएगा आपके पास। उस फंड के आधार पर आप अपनी जरूरतें महसूस करेंगे और जरूरतों को सूचीबद्ध करेंगे और उसके आधार पर प्लान बनाएंगे और उस प्लान को आपकी ग्राम सभा खुद स्वीकृत करेगी। कहीं उसके लिए और नहीं जाना है किसी के पास, ग्राम सभा को ही उसका सर्वोच्च अधिकार है, वो आपको स्वीकृत करेगी। एक काम तो ये हुआ है। दूसरा ये हुआ है कि राज्य सरकार के स्तर पर आप इधर भी बहुत तेजी में देख रहे हैं कि अभी पहली बार हुआ है जब प्रशिक्षण राज्य सरकार के स्तर से तुरंत चुनाव के बाद शुरू हुआ। ये सही है, जो परिस्थितियां हैं उसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण ज्यादा हो रहे हैं, ऑनलाइन हम यही कर पा रहे हैं, जूम के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से चीजें हो पा रही हैं, लेकिन अभी फिजिकल भी उन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरा कि उत्तर प्रदेश की पंचायतों के पास कर्मचारियों का बहुत अभाव था। अभी आप देख ही रहे हैं कि हर पंचायत में कम से कम एक पंचायत सहायक हो सके। एक बड़े लार्ज स्केल पर राज्य सरकार इसकी कोशिश कर रही है और ये कहा है कि इसे पंचायत खुद तय करेगी। पंचायत को ही अधिकार दिया है कि पंचायत उनकी नियुक्ति खुद करेगी। तो एक तरह से एक नया कदम शुरू हो गया है। आगे और भी अभी बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं, उनको आगे कोशिश करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे आपकी तरफ से जो पहल होनी चाहिए पंचायतों के स्तर पर और विशेषकर अधिकारियों के स्तर से, जिस तरह का मार्गदर्शन, जिस तरह का सपोर्ट और ग्राम स्वराज्य की आत्मा और उसके जो मूल्य हैं उसके अनुसार पंचायत को प्रोत्साहित करने का काम, पंचायत को उस रास्ते पर डालने का काम, गांव के अंदर उस तरह का माहौल और वातावरण बनाने का काम अगर ये अधिकारी और शासन की तरफ से होता है, समाज और सामाजिक संस्थाएं इस काम में लगती हैं और पंचायत प्रतिनिधि अगर जुड़ते हैं, जबका सबका समन्वित प्रयास शुरू होगा तो निश्चित रूप से ये चीज आगे बढ़ेगी। अभी विजय तिवारी जी हैं, वो आपको ग्रामोद्योग को लेकर के बहुत विस्तार में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर है और उसकी क्या आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए वो रामकृष्ण जी आपसे चर्चा करेंगे। तो जो पृष्ठभूमि यहाँ बनी अभी
जो माननीय महानिदेशक महोदय ने एक पृष्ठभूमि बनाई थी, मैंने उसमें कुछ जोड़ने का काम किया ग्राम स्वराज्य की दृष्टि से। आगे के जो वक्ता हैं, आगे के जो अतिथि वक्ता हैं, वो उसको और ज्यादा संपन्न बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे। तो ये पूरी चर्चा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा बनेगी। अगर इसको आपने पूरे मनोयोग के साथ, गंभीरता के साथ इसको सुना और समझा, तो निश्चित रूप से एक नई दिशा की शुरुआत होगी, नई दिशा में काम आगे बढ़ेगा और एक नई चीज की शुरुआत होगी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्राण सर। और आपने पूर्व के सत्रों की भांति ही हमारे नए प्रतिभागियों के समक्ष अपनी वार्ता को बड़े संक्षेप में और बड़े सारगर्भित तरीके से रखा, और वो सभी के लिए मुझे पूरा विश्वास है मेरा कि उपयोगी रहा होगा। और इसमें कई चीजें सामने आई, और खासकर ग्राम्य विकास स्वराज की जो अवधारणा है, उसके पृष्ठभूमि के बारे में, गांधी जी के स्वराज की जो अवधारणा थी, उसमें से कौन सी चीजें किस प्रकार आगे क्रियान्वित करने की दिशा में हमने प्रयास किया है, उसके सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ वर्तमान परिदृश्य तक का जो स्वरूप है, वहां तक की यात्रा आपने पूरी कराई है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अगले सत्रों में भी आपकी हमारे साथ उपलब्धता रहेगी, इस उम्मीद और विश्वास के साथ। क्योंकि जो हमारा पहला टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है हर सेशन में, और इससे हमारे लोग हमारे जो टॉपिक्स हैं उससे जुड़े रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ संस्थान की ओर से, फैकल्टी की ओर से, और संस्थान के हमारे इस फैकल्टी के कोर्स डायरेक्टर श्री सुबोध दीक्षित जी जो उपनिदेशक हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, और साथियों, जैसा कि डॉक्टर प्राण सर ने अभी जहाँ पर छोड़ा है उससे आगे हम आगे बढ़ेंगे। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हीरालाल सर हैं, जो जैसा मैंने प्रारंभ में ही आपको अवगत कराया था, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और प्रदेश के कई जनपदों में आपने और बड़े ही महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वर्तमान में आप राज्य स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही मादा जनपद में जिलाधिकारी के रूप में आपने जो कार्य किए थे, उस कार्य की प्रक्रिया को या परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप ग्राम्य जीवन को किस प्रकार बेहतर बनाया जाए, मॉडल गांव किस प्रकार सुस्थापित किए जाए, इसके बारे में आपका एक विजन है, मिशन है, चिंतन है, दर्शन है। तो मैं इसमें ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय डॉक्टर हीरालाल सर से अनुरोध करता हूं कि सर हमारे आज के आजमगढ़, वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके समक्ष अपनी वार्ता प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर हीरालाल सर। तो थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बड़ी स्पष्ट आ रही है। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, और SIRD के DG साहब लू सर का मैं स्वागत करता हूं, और जो हमारे सारे वक्ता हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं। और एक अच्छा अभियान हम लोगों ने शुरू कर रखा है, और ये वीकली चल रहा है। बीच में 2-3 सप्ताह हम लोग नहीं मिले, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर शुरू हो गया है। और टेक्नोलॉजी के सहारे, मैं अभी आपको एक चीज बताऊं। अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था अमेरिका के बारे में, कि अमेरिका पहले डिफेंस को लेकर के, मतलब वो डिफेंस की सामग्री बेच के राज करता था, और पिछले 10 साल से वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो देश पे राज कर रहा। आर्थिक क्या, उसने गूगल दिया, माइक्रोसॉफ्ट दिया, इंटरनेट दिया, इस तरह से जितने अमेजॉन दिया, इससे उसने पूरे देश को कनेक्ट करके वो पैसा कमा रहा। तो उसी टेक्नोलॉजी जो इतना पावरफुल है, उसी का सहारा लेकर के हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए और सीख लेनी चाहिए। तो देखिए, जो ये मॉडल गांव है, ये मॉडल गांव का उद्देश्य है कि हम गांव के आय को 2 गुना करना चाहते हैं, और गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। और ये चलो गांव की ओर हमने एक नारा लिया है, ये हमारा नारा नहीं है, ये कोरोना ने नारा दिया है। अभी जब बीमारी आई, विपत्ति आई, तो गांव के लोग, शहर के लोग, करीब 25 से 30% लोग गांव से शहर में गए हैं कमाने, खाने, अच्छा जीवन जीने, ठीक है ना। तो वो जब विपत्ति आई तो शहर ने साथ नहीं दिया, उन्हें गांव में आना पड़ा। तो चलो गांव की ओर, ये वहां से लिया। और जो वर्तमान में हमारी सोच है, उससे गांव का विकास नहीं हो पाएगा। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, गांव नहीं बदलेगा। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो गांव नहीं बदलेगा। सोच बदलना पड़ेगा, तभी गांव बदलेगा, और जब गांव बदलेगा तभी खुशहाली आएगी। हमारा ये मॉडल गांव एक नई सोच है, एक नई पहल है, ठीक है। तो ये संक्षिप्त में
है। अब बात आती है कि ये सपना कहाँ से आया मॉडल गांव का, मॉडल गांव कहाँ से इसकी जो है आइडिया दिमाग में घुसा आया। कहीं ना कहीं कोई न कोई बात शुरू होती है। कहते हैं ना कि धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब आग कहीं न कहीं लगी है। तो मैं आपको बताऊं, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था 1.5 साल, अगस्त 18 से फरवरी 20 तक बांदा में। बांदा का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, बांदा बदमाशों के लिए बहुत फेमस था, अब नहीं है तो काफी कुछ ठीक हो गया है। और वहां मैंने 20 प्रयोग किए और 20 प्रयोग बहुत अच्छा चला और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। बांदा में सबसे बड़ी समस्या किसकी है? तो जो पानी की समस्या है उसको हमने हल किया और उससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी बढ़ा। किसका? पानी का लेवल 1 मीटर 35 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। कोई एक बाल्टी पानी नहीं किसी को दे पाता है, हमने पूरे बांदा के 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी को बढ़ा दिया। किससे? जनता के सहयोग से, जनता की भागीदारी से, जनता की अगुवाई में। और ये जो हमारा सारा रिजल्ट आया उसको हमने जोड़ दिया तो एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। वही मॉडल गांव है। वो जो रिजल्ट है, गांव का विकास हुआ, हर आदमी की इनकम 18.5% बढ़ी, पानी सबको मिला, लोग धनी हुए। ये जो मॉडल है ये टेस्टेड ट्राइड वेरीफाइड है। ऐसा नहीं है कि एसी कमरे में, जैसे मैं इस समय एसी कमरे से बात कर रहा हूँ, एसी कमरे में कागज पे लिख दिया और भेज दिया कि चलो गांव में लागू करो, तो वो लागू ही नहीं हो पाता है। अगर लागू हो पाता है तो आधा अधूरा। तो ये जो मॉडल है ये टेस्टेड ट्राइड वेरीफाइड है। पहले हमने प्रयोग किया, फिर थियरी बनाई। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी काम में आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो अगर उसमें ट्रिक नहीं होगा, टेक्निक नहीं होगी, तो आप रिजल्ट अच्छा नहीं पाएंगे। तो हमारे जो 3 ट्रिक और टेक्निक थे वो ये है क्या? नो कास्ट लो कास्ट एक्टिविटीज एंड एक्शन। हम वो काम करते थे जिसमें या तो लागत कम हो या ना हो। जैसे सुभाष पालेकर कहते हैं ना, जीरो बजट खेती। दूसरा हमारा ये था कन्वर्जेंस ऑफ अवेलेबल फंड रिसोर्सेज इनपुट्स एंड आइडियाज। जो कुछ है उसी में आपको अच्छा करना है। क्या अभी आप 3rd डिवीजन पास हो रहे हैं, जो कुछ है उसी में आपको 1st डिवीजन पास होना है। आप अपनी मेहनत बढ़ाइए, पढ़ने की स्टाइल चेंज करिए, तो कन्वर्जेंस करना। और एक चीज और, तीसरा जो हमारा टेक्निक्स और ट्रिक्स है कि सभी लोग मिलके काम करें। ऐसा नहीं है प्रधान जी काम कर दे, सचिव साहब काम कर दे, लेखपाल काम कर दे और पूरा गांव सोता रहे। ऐसा नहीं होगा। प्रधान, सचिव, लेखपाल सब काम करेंगे और पूरा गांव भी काम करेगा, हर आदमी काम करेगा। कन्वर्ज सभी मिलके काम करो, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक्स टेक्निक्स है। और हमारा जो गांव का चौमुखी विकास है, हमारा विजन है। गांव का विलेज मैनिफेस्टो हमने एक बनाया है। उस विलेज मैनिफेस्टो से हम विकास का एजेंडा गांव में लगाते हैं, स्थापित करते हैं। और गांव में जो अच्छे लोग हैं जिसको सामाजिक काम करने में मजा आता है उनको हम चेंज मेकर बनाते हैं, नॉलेज देके, ज्ञान दे करके, प्रैक्टिकल विजिट करा करके। और उससे सर्वांगीण विकास होता है गांव। हमारे मॉडल गांव में बहुत ज्यादा ताम झाम दिखावा नाटक नौटंकी नहीं है। ये बहुत सिंपल सरल आसान है। इसके 3 पार्ट हैं। विलेज मैनिफेस्टो, इससे हम गांव के हर व्यक्ति को विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से बताते हैं विकास क्या है, विकास के कितने बिंदु हैं और विकास की भूख पैदा करते हैं उसके पेट में। और गांव में जो सामाजिक काम करने वाले अच्छे लोग हैं, जो अपना नुकसान करके गांव की भलाई करते हैं, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं, उनका हम चयन करेंगे, उन्हें गांव का चेंज मेकर बनाएंगे। लोग गांव को गांव मॉडल गांव में कन्वर्ट करेंगे, है ना। और तीसरा है कि हर गांव में हमें एफपीओ बनवाना है और गांव वाले मिलके एफपीओ बनाएंगे और गांव वाले मिलके एफपीओ चलाएंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब बात है विलेज मैनिफेस्टो की। देखिए, हम लोग जब खेती करते हैं तो उसको कोई उद्योग नहीं कहता है। क्या? किसान सबसे अच्छा उद्योगपति है, उद्योग क्या है, उद्यमी है। और भी मानते हैं खेती को, उद्योग मानते हैं और खेती करते हैं और घाटे का काम करते हैं।
हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, गांव का विकास क्यों नहीं हुआ? 75 साल हो गए, भारत सरकार राज्य सरकार ने मिल करके भारत सरकार राज्य सरकार ने मिल करके पूरी ताकत लगाई, लेकिन गांव का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों क्यों नहीं हुआ? ये बीमारी क्यों चल रही है? तो उसके पीछे कारण 3 है। क्या है कि गांव के किसी आदमी से पूछो विकास क्या है, तो उसे पता नहीं, पता है तो अधूरा पता। एक बात तो गांव वाले को विकास नहीं पता, पता तो अधूरा पता। अगर गांव वाले से पूछो कि विकास के कितने बिंदु हैं, किन किन बिंदुओं का विपर किन किन मुद्दों पे विकास होना चाहिए, कहेगा नाली खड़ंजा और दिस हैंडपंप, 4-5 पॉइंट गिनाएगा। नहीं, 25 पॉइंट है, जिसको भी हम आपको बताएंगे वो 25 पॉइंट। पाने के लिए कोई सपना नहीं है, भूख नहीं है विकास की। देयर इज नो डिमांड फॉर द डेवलपमेंट। आपके पेट में दर्द ही नहीं है कि हाँ विकास होना चाहिए गांव का। आपको आपके मन में ये है ही नहीं है कि नहीं हमारा गांव विकसित नहीं है, हम लोग विकास के लिए काम करना चाहिए, कुछ नहीं है। देयर इज नो डिमांड फॉर डेवलपमेंट। विकास की मांग नहीं। तो जिस गांव में ना विकास पता हो, ना विकास के सारे मुद्दे पता हो और ना विकास की कोई मांग हो, क्यों इन 3 मुख्य कारण को, इन 3 मुख्य मर्ज हमने एक दवाई किया, उस विलेज मैनिफेस्टो। उस विलेज के माध्यम से हम लोगों को विकास के वो 25 मुद्दे क्या और लोगों के पेट में दर्द पैदा कर, और वो किसका होता है? विकास का। यहाँ विकास नहीं हुआ है, हम गरीब हैं, हम कम खुशहाल हैं, हमें विकास करना चाहिए। विकास की पेट में भूख पैदा कर, विलेज मैनिफेस्टो। इससे फायदा क्या? से मजबूती मिलेगी, सबका अपना रोजगार होगा, गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, गांव का नाम रोशन होंगे, धनी होंगे। ये 25 मुद्दे हैं। क्या 25 मुद्दों के माध्यम से तहत गांव की गरीबी और बेरोजगारी को कम करना चाहते हैं। हम आजाद तो हो गए हैं अंग्रेजों से, लेकिन अभी भी हम गुलाम इसके गरीबी के, बेरोजगारी के। हर घर में बेरोजगारी है, हर घर में गरीबी है। तो मॉडल गांव गांव की गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना चाहता है, कम करना चाहता है। ये 25 मुद्दे: सफाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, बिजली, पानी, रोजगार, विपणन, संवाद, जैविक उत्पादन, गांव विवाद रहित, गांव गांव का नियम लेखा जोखा, गांव का सीवी बायोडाटा प्रोफाइल, सूचना संचार तकनीक का प्रयोग, किसान उत्पादन संगठन, एनआरवी, प्रवासी ग्रामवासी संपर्क सहायता, कुपोषण। कुपोषण किसी को पता ही नहीं है, बहुत बीमारी है, ये गांव के विकास को बहुत नीचे लाती है। लेकिन जब नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हर धान 22 पसेरी है। वृक्षारोपण, खेल, कला, संस्कृति, महिला विकास, प्रतिभा चयन विकास, ग्राम समस्या समाधान, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को गांव में लागू करना, गांव स्थापना दिवस। ये हमारे वो 25 बिंदु हैं। अगर इन सब बिंदुओं पे एक साथ हम काम करेंगे तभी गांव का विकास होगा, आप धनी होंगे। और देखिए ये हमारा गांव घोषणा पत्र है, ये जो हमारी साइट गांव की, उस पर ऑनलाइन आप फ्री में अपना अपना फोटो लगा के बना सकते हैं। इससे आपका फोटो लग जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका पता आ जाएगा। ये मॉडल गांव की जो साइट है उस पर जाइए, विलेज मैनिफेस्टो में जाइए, अपना फोटो लगाइए और इसको घोषणा पत्र। घोषणा पत्र की जब हम बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है चुनाव। देखिए घोषणा पत्र का मतलब चुनाव नहीं, चुनाव घोषणा पत्र का एक मुद्दा है। हजारों तरह के घोषणा पत्र होते हैं, उसमें चुनाव भी एक घोषणा पत्र। ठीक है, आप अगर उसी को समझते हैं वही समझिए। हम गांव में एक चुनाव कराना चाहते हैं, एक चुनाव का माहौल पैदा करना चाहते हैं। चुनाव किसका होगा? विकास का। जीतेगा कौन? विकास। जैसे अभी आप लोग हुआ प्रधान का, जीता कौन? प्रधान। हम आपके माध्यम से गांव में एक माहौल हो। गांव में अगर 5,000 लोग, 5,000 लोगों को
ये 2500 पॉइंट रटा हो, 2500 पॉइंट की जानकारी हो और उसकी नींद खत्म हो जाए, वो परेशान हो जाए कि अरे तो बहुत पीछे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारा तो विकास जीरो है, हमें विकास करना चाहिए। उसके पेट में भूख पैदा हो जाए, 2500 बिंदु की जानकारी हो जाए और वो विकास को जान जाए। ये है हमारा मॉडल गांव का व्यू। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि गांव में 2-4 लोगों को कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ लोग 2-4 लोग काम करते हैं, इसीलिए विकास नहीं हो रहा। जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति, उस गांव का पानी, उस गांव का पेड़, उस गांव का जानवर, उस गांव का मनुष्य, उस गांव की हवा मिल करके विकास के तरफ देखने लगेगी, विकास के पीछे दौड़ने लगेगी, विकास हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। ये मकसद है मॉडल गांव का, ये मकसद है हमारे इस अभियान का। देश कैसे आजाद हुआ? एक एक आदमी सब कुछ देने को तैयार था, हमारी बहनें, हमारे परिवार के लोग अपनी कुर्बानी दे दिए। उसी तरह से हमें विकास के लिए उस सोच में लाना पड़ेगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है। देश की लड़ाई में तो परेशानी थी, अंग्रेज मार देते थे, सताते थे, इसमें कुछ सताना मारपीट, केवल एक इच्छा पैदा करनी है लोगों के तन मन सोच। ठीक है, अब गांव में, हर गांव में जो अच्छे लोग होते हैं, जो सामाजिक काम करने में जिनको मजा आता है, हम चयन करेंगे, उनको हम पकड़ेंगे। नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है। हम ऐसे लोगों को आपके जिले में जहाँ अच्छा काम हो रहा है, कहीं डेयरी का, कहीं पशुपालन का, कहीं मछली का, कहीं सब्जी का, कहीं मेडिसिनल प्लांट का, वो लोग ग्रुप में जाएंगे, वहां से सीख के आएंगे, अपने गांव में लागू करेंगे। तो आप ही के जिले में जो अरबपति बना है, लखपति बना है, आपके लोग भी उसका नॉलेज सीख के आएंगे, अपने गांव में लागू करेंगे, या नई डेयरी खोल लेंगे, वो भी लखपति हो जाएंगे। मछली पालन सीख के आएंगे, लागू करेंगे, अरबपति हो जाएंगे। तो नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है। इसको हम लोगों ने एग्री टूरिज्म नाम दिया है। जो 10-20 लोग जाएंगे, जाने में जो खर्चा होगा वो वही लोग कंट्रीब्यूट करेंगे आपस में, इसमें कोई पैसा अलग से नहीं मिलेगा। हंसी खुशी में जाओ, मस्ती करो, हंसी मजाक करो, इंटरटेनमेंट करो, आनंद भी लो और सीख के आइए। ठीक है, ज्ञान यात्रा, ज्ञान अर्जन यात्रा करना। तो इससे क्या होगा, ये जो लोग होंगे धीरे धीरे ये बुद्धिमान हो जाएंगे, और जो बुद्धिमान होता है वही आगे जाता है और वही गांव को आगे ले जा सकता है। ठीक है, तो हम गांव के जो सामाजिक लोग हैं उनको बुद्धिमान बनाएंगे ज्ञान दे करके, और जो उनसे ज्ञान से शक्ति मिलेगी उसी से, उसी ताकत से वो काम करेंगे। और प्रक्रिया के ये चेंज मेकर, बदलाव के वाहक होंगे, भ्रमण करके व्यवहारिक ज्ञान लेंगे। आपको कोई किताब कॉलेज में नहीं पढ़ना है। ठीक है, से विकास करेंगे, कार्यक्रम, पूरे कार्यक्रम को लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे, आगे ले जाएंगे। कोई कहता रहे तो बहुत खराब है, तो उसको समझाएंगे, दिमाग बदलेंगे। ये है चेंज मेकर। ठीक है, तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या किसी एफपीओ। ठीक है, टाटा, अंबानी, अडानी क्यों धनी है? क्योंकि वो कंपनी के मालिक हैं। तो आप लोग भी कंपनी का मालिक बनना है, जिससे आप भी धनी हो जाए, आप उस गांव टाटा हो जाए, उस गांव के आप अंबानी अडानी हो जाए। गांव के लोग मिलके मॉडल गांव बनाएंगे और गांव के लोग मिलके मॉडल गांव चलाएंगे, और आप भी कंपनी के मालिक हो जाएंगे। खेती ना करो, खेती घाटे का सौदा है, कतई खेती मत करो। क्या करो? खेती व्यापार करो। एग्री मत करो, एग्री बिजनेस करो। ठीक है, उद्यम करो, उद्यमी बनो। गांव वाले मिलकर एपीसी बनाएंगे, गांव का जो नुकसान है वो फायदा में बदलेगा, और आप पूरे गांव के लोग कंपनी के मालिक बन जाएंगे, क्योंकि मिल बनाना और चलाना है। तो गांव में कंपनी के रूप में, कंपनी का मतलब होता है संगठन, मिल के काम। पूरा गांव एक आवाज पे लाठी लेके खड़ा हो गया, क्या जैसे चोर आया तो अगर 5000 आदमी और पता लगा कोई बदमाश गांव में घुसा, तो 5000 डंडा हो गया, और बदमाश भाग जाएगा, दूर से देखेगा 5000 लाठी। अभी क्या है, अगर कोई बदमाश आ गया तो कोई निकलते नहीं है, शक्ति नहीं है। सब पूरे गांव की ताकत को इकट्ठा कर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, और उस ताकत से गांव की दिशा दशा और बदहाली को खुशहाली में बदलना है। लोग गांव में घुस कैसे रहे हैं? देखिए, मॉडल गांव की एक ऑफिस है। आई एम ऑनरेरी मेंटर टू दिस प्रोग्राम। हम इसमें
ऑनरेरी मेंटर हैं, गंगवार साहब इसके प्रेसिडेंट हैं, इसकी एक ड्यूटी ऑफिस है, इसके एक सीईओ हैं, 3-4 लोग उसमें काम करते हैं, 5 लोगों की एक टीम है। और ये टीम टेक्नोलॉजी के सहारे, हम लोग कहीं जाते होते नहीं, टेक्नोलॉजी के सहारे हमारी एक साइट है, उसके सारे सोशल मीडिया कनेक्ट है, मोबाइल, हम लोग टेक्नोलॉजी के सहारे मॉडल गांव बना रहे हैं। 800 एफपीओ हम लोगों के साथ जुड़े हैं, उसमें जो भी किसान है उनके मोबाइल फोन मॉडल गांव बताते हैं, प्रधान का नंबर लेकर के उनसे बात कर रहे हैं, एनआरएलएम की जो गांव में महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनसे बात कर रहे हैं। आपके गांव में सेवा केंद्र है, आपका जाति आय प्रमाण पत्र बना, उनसे हम बात कर रहे हैं। और गांव के युवा, जो युवक मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र वाले हैं, यही तो कैसे हम लोगों के पास सब मिल गया है। और उस फोन नंबर पे हम टेक्नोलॉजी से पूरा मॉडल गांव क्या है उनको भेजते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद वो हमसे बात करते हैं और कहते हैं हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, हम लोग गाइड करते हैं। वो अपने गांव में बैठे हैं, हम लखनऊ में बैठे हैं, और हम लोग जैसे इस समय सब लोग जुड़े हो, कैसे जुड़े हो, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, कोई मिर्जापुर में बैठा है, वो अपने अपने जिलों में बैठे हैं, अपने अपने गांव घर में बैठे हैं, और बात हो रही है ना। पहले ये संभव नहीं था, संभव हो गया। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी के सहारे से हम लोग बात कर रहे हैं। बात यह आई कि साहब हम आप लोगों से जुड़े कैसे, तो देखिए आप हमारे मॉडल गांव की साइट पर रजिस्टर करिए, लिखा है साइट का नाम www.modelgaon.org, कर लीजिए, नोट कर लीजिए डायरी में, ठीक है। और हमारा ये घोषणा पत्र है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, हमारा ईमेल है, लिखिए, सोशल मीडिया से जुड़िए, ये नंबर 2 दिए, इससे बात करिए। और नेचर है, मैनिफेस्टो में करिए। आपको नया काम लेकर आप बनिया टाइप के, व्यापारी टाइप की सोच है, बनिए, बनिए नहीं होता, बनिए का मतलब बनिए, समझने के लिए बिगड़िए मत। अगर आपको बनिए समझना है तो बिगड़िए मत। तो एफपीसी का मतलब होता है व्यापार करना, बनिए। अब लोगों ने कहा साहब ये कैसे शुरू करें, तो मेरा का ये है कि मॉडल गांव बनाने के लिए सबसे पहले मॉडल गांव की साइट पे जाइए, विलेज मैनिफेस्टो पे क्लिक करिए, अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाइए, और उसको पूरे गांव में क्या करिए, फैलाइए, 25 पॉइंट रटाइए, 25 पॉइंट के बारे में बताइए, ठीक है। और अगर आपके गांव में 10 पुरवा है या 5 पुरवा है, 5000 की आबादी है, तो जिसके पास भी मोबाइल फोन होगा वो सबका बनेगा, और सभी का फोटो लगा हुआ बनेगा। वही चुनाव का माहौल खड़ा कर दो, पूरे में बच्चा जच्चा सब जान जाए 25 पॉइंट। तो अगला बिंदु क्या है कि जब ये बन गया, पूरे गांव का माहौल बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, गांव के 25 लोगों का चयन करेंगे जो सामाजिक लोग हैं, जो अपना सब कुछ बेच करके समाज का काम करते हैं, नुकसान उठा के काम करते हैं, उनको एक एक बिंदु देंगे 25, किसी को सफाई, दवाई, कमाई, ये 25 पॉइंट का एक एक को प्रभारी बना देंगे। जैसे मान लीजिए जिसको साफ रहता है, हमेशा बहुत साफ सुथरे की बात करें, उसको सफाई प्रभारी बना दीजिए, और उसको, वो प्रभारी को हम एक पन्ना दे देंगे। हमने हर विषय पर एक पन्ना बनाया, उसमें लिखा हुआ है कि क्या करना है। जैसे सफाई वाला उदाहरण, सफाई वाले को जाके गांव के हर व्यक्ति से मिलना है, उसको समझना है, ना घर में गंदगी करेंगे ना बाहर करेंगे, तो जब गंदगी करोगे नहीं तो साफ सुथरा हो जाएगा। जितने भी विकसित देश हैं यही करते हैं। अभी हमारी सोच क्या है कि हम गंदगी करें और सफाई कर्मचारी साफ करें, इससे सफाई नहीं होगा। हमारा ये पूरा मॉडल बिना पैसे वाला है, हम वो टेक्निक बताएंगे जैसे अभी सफाई में बताया, गंदगी ना घर में करेंगे ना बाहर करेंगे तो साफ रहेगा। तो ये दूसरा स्टेप है हमारा। हम लोगों को कई जगह से अवार्ड मिल रहा है, नेपाल से मिला, दिल्ली से मिला, इंग्लैंड से मिला, ये अंग्रेजी वाला इंग्लैंड का है। और 2 जून को हमारे जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उन्होंने हमारे मॉडल गांव की बड़ी तारीफ करी, और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा काम है, इससे गांव को बहुत फायदा होगा। तो हमारा ये मॉडल गांव देश का जो सबसे बड़ा थिंक टैंक है, जो सबसे बड़ा संस्था है, उससे इंडोर्स्ड है, वहां से इसको मान्यता मिल चुकी है। सारे न्यूज़पेपर वाले, टीवी वाले, न्यूज वाले हम लोगों को छाप रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। गांव में बैठा आदमी सोचता है कि अच्छा काम करने के लिए पद, पैसा, पावर चाहिए, सच्चाई ये नहीं है। अच्छा काम करने के लिए अच्छी सोच, इच्छा शक्ति और लगन की जरूरत है। उदाहरण, अन्ना हजारे
अन्ना हजारे का गांव मॉडल गांव है, रिटायर होने के बाद आए, मॉडल गांव बनाए पूरे देश में। एक और उदाहरण बता दूं, अपने प्राइम मिनिस्टर जी का देखिए कहाँ से शुरू किए, एक अच्छी सोच थी, एक अच्छी इच्छा से लगन थी, कहाँ पहुंच गए, चाय बेचते थे, सब जानते हो, खुला है, सब जानते हैं कितने गरीब थे। एक और उदाहरण, और बाबा रामदेव सबसे बड़ी कंपनी बना लिए। ठीक, जितने उदाहरण बताए, पद पैसा पावर किसी के पास नहीं था, पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में नाम है। आप भी अन्ना हजारे बनिए, हमारी इच्छा है कि हम आपको आपके गांव का अन्ना हजारे बनाना चाहते हैं। ये हमारी टीम है, बहुत सारे बीसीज हैं, बहुत सारे हमारे पद्म श्री हैं जो हमें राय देते हैं, और हम उनकी राय मशवरे से ही ये काम करते हैं। ये हमारे आईसीसीआई फाउंडेशन हमारे इस प्रोग्राम को फंड करता है, सहायता देता है। जो इसमें हमारे पेड वर्कर हैं उनके जो फंडिंग है वो आईसीसीआई करता है, हम फ्री में काम करते हैं, मुनि जी काम करते हैं फ्री में। लेकिन ऑफिस का जो खर्चा, आइए सर, ऑफिस का खर्चा और जो है और जो चीजें हैं, और जो हमारे पेड वर्कर हैं उनका असिस्टेंस आईसीसीआई फाउंडेशन देता है। ये हमारे कनेक्ट करोगे, मोबाइल पे बात करो, ये सोशल मीडिया के लिंक हैं, आ जाइए हमसे दोस्ती कर लीजिए, हमसे दोस्ती आ जाइए कर लीजिए। अभी जैसे हो मॉडल गांव पढ़ना शुरू कर दीजिए मोबाइल पर, गांव पे हमसे जुड़िए। हम आपको दूध पिलाना चाहते हैं, हम आपको धनी बनाना चाहते हैं, हम आपका नाम रोशन करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रधान जी जीत गए हो कभी हारो मत, और प्रधान नहीं बने हो इतना बढ़िया काम करो कि अगले बार पूरे गांव वाले कहा भैया तुम तो मॉडल गांव बना दियो, तुम ही प्रधान बनो। गांव की सत्ता पे आपको जो है काबिज करने के लिए आपके पीछे हुए हैं। हम आपको दूध पिलाना चाहते हैं, हम आपको धनी बनाना चाहते हैं। ये हमारा मॉडल है। लोग क्या समझते हैं, देखिए 20 साल पहले गांव कैसे था, 10 साल पहले नहीं पता, तो हमें गांव का जो क्या होना चाहिए संरक्षण, और हम गांव को गांव रहने दें, उसको शहर ना बनाएं। शहर में क्या है, प्रदूषण ज्यादा है, पानी की क्वालिटी खराब है, ये क्यों, एक ऊपर लदे हैं, शुद्ध हवा नहीं है। गांव में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, बहुत अच्छी चीजें हैं, शुद्ध भोजन मिलता है, कोई मिलावट नहीं। तो हमें गांव की कला संस्कृति और उसके इतिहास का धरोहर जो है हमारी, उसके लिए हमें म्यूजियम बनाना चाहिए, क्योंकि नहीं है तो केवल दिखावा है। एक काम और हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, कल 7 से 8 बजे तक हमारा इस पर एग्री टूरिज्म पर कल 7 से लेकर 8:30 बजे तक हमारा एक वेबिनार है। ठीक है, गांव में विदेशी लोग आकर के रहते हैं, वो अपने खेती से उनका प्यार है, ठीक है ना। तो एग्री टूरिज्म पे सबसे अच्छा काम महाराष्ट्र और पंजाब में हो रहा है। पांडुरंग साहब तावरे बाकायदे इसके हीरो हैं महाराष्ट्र के, सबसे अच्छा। तो कल वो हमारे स्पीकर होंगे और वो बताएंगे कि गांव में अब लोग शहर के होटल में नहीं रुकना चाहता है, अब वो गांव के होटल में रुकना चाहता है। जब वहां आएगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी और आपको कई मिलेंगे, गांव में खुशहाली आएगी। तो एग्री टूरिज्म गांव की इनकम बढ़ाने का सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका। देखिए प्रेम सिंह बादा के वो अंग्रेज लोग उनके साथ रहे हैं, ये देखिए ये मधुमक्खी सिखा रहा बांस है सीतापुर में, ये अजय मलिक है, इन्होंने गांव में बिल्कुल बढ़िया बना दिया। अभी तक पूरे यूपी में 25 लोगों को हम लोगों ने छांट लिया है जो एग्री टूरिज्म स्वयं कर रहे हैं। तो एक एग्री टूरिज्म नया कॉन्सेप्ट है, इस पर जो लोग काम कर रहे हैं इसको बढ़ाने की जरूरत है। हर जिले में कम से कम 10 एग्री टूरिज्म हो। तो अगर हमारे 75 जिले हैं तो कम से कम 750 एग्री टूरिज्म तो होने चाहिए, और एग्री टूरिज्म में बढ़ गया तो आप ये समझिए कि हमारी इनकम 2 गुना रातों रात हो जाएगी। गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने का हमारा सतत प्रयास है, और यही हमारा मिशन है। चलो गांव की ओर, सोच बदलो गांव बदलो। ये जो है देखिए, मैं अभी आपको वो जो मैं कह रहा था बना के दिखाऊं, मैं बनाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे बनेगा, मैं जरा इनको बना के दिखा दूं क्या, कि मॉडल गांव कैसे बनेगा, कहाँ से। देखिए ये हम मॉडल गांव की साइट खोलने जा रहे हैं, ठीक है। ये हम यहाँ से मॉडल गांव की साइट खोल रहे हैं, और ये बहुत आसान है, आप लोग भी खोलिए। देखिए ये मॉडल गांव की साइट खुल गई, ठीक है ना साहब, खुल गई। ये मॉडल गांव पे हम आ गए, ठीक है ना।
इसके बाद देखिए हम यहाँ से ये एक आता है डिस्क्लेमर, हम लोगों के नाम पे कोई बेईमानी नौकरी ना देने लगे, बेईमानी ना करने लगे, डिस्क्लेमर है। देखो ये क्रॉस है ऊपर, यहाँ क्लिक करोगे ये भाग जाएगा, देखो हट गया। बहुत वफादार आदमी है, जैसे हम कहते हैं चला जाए चला जाता है, बहुत मानता है हम लोगों की बात। क्या ठीक है। ये देखिए विलेज मैनिफेस्टो हमने खोला, विलेज मैनिफेस्टो खोलने के बाद नीचे देखो ये लाल पीला, देखो लाल पीला हो रहा है, हरा और लाल हो रहा है। क्लिक हेयर टू जनरेट विलेज मैनिफेस्टो, ठीक है। इसको जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं और हम यहाँ अपना मोबाइल नंबर, ये देखिए मोबाइल नंबर मांग रहा, मोबाइल नंबर भी फीड कर दिया, मेरा नाम आ गया, मोबाइल पिन कोड ये सब करके, और एक हम यहाँ फोटो अपलोड करिए, पूरा डाटा गांव का सब पूछता है। और जैसे हमने देखिए हमारा फोटो अपलोड हो गया, ठीक है। और इसको जैसे हम इसको क्या करेंगे, ये सबमिट करेंगे, देखो हमने सबमिट किया, विलेज नेम, ये हमारे गांव का नाम मांग रहा है, डाटा नहीं था, ये भी कर दिया, ये देखिए सबमिट हो गया। अब देखिए हमारा घोषणा पत्र बन गया, और देखो नीचे मेरा फोटो, मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, और ये मेरे गांव का नाम पता सब आ गया। अगर आपके गांव में 5,000 लोग हैं, 3,000 लोगों के पास मोबाइल फोन है, तो सबका इसे फोटो लगा, नाम लिखा, मोबाइल वाला फोन। जब उसका फोटो लगता है तो बीबी को दिखाएगा, बच्चों को दिखाएगा, मोहल्ले में दिखाएगा, और इस 25 पॉइंट पे उनसे बात करेगा, और चुनाव का माहौल बनेगा। गांव में जो लोगों को विकास नहीं पता लग जाएगा, 25 पद मुद्दे पता लग जाएंगे, और एक विकास के चुनाव का माहौल होगा, ठीक है। और विकास कोई नहीं रोक पाएगा अगर हम इतना कर ले। तो प्रधान जी लोग, जो लोग सुन रहे हैं, मॉडल गांव की ऑफिस है, आप आइए। अगर आपको, आप मॉडल गांव का लोकेशन आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, हमने पिन करा दिया है गूगल पे। एक बार अगर आपको आने में कोई दिक्कत हो तो जो नंबर दिया उससे बात कर लीजिए। मॉडल गांव लखनऊ आइए, मॉडल गांव की ऑफिस विजिट करिए, और अपने दिमाग को बदलिए। आज के बाद से सोच लीजिए, ना गरीब रहेंगे और ना गांव वालों को गरीब रहने देंगे। क्या, धनी होना है और गांव वालों को धनी बनाना है, और पूरे गांव को ऐसा बना देना है कि पूरे विश्व के लोग हमारे गांव में आए, हमारे गांव को देखें। तो मुझे यही कहना था, मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने आपके फायदे की बात करी है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो शायद आप लोग आज ही से शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने सर बिल्कुल बड़े सरल भाषा में और बड़े संक्षेप में हम सबके उपयोग की बहुत बहुत सी बातें बताई। और निश्चित तौर पर मॉडल गांव की जो संकल्पना है, उसको किस प्रकार गांव को मॉडल गांव बनाया जाए, इसके बारे में आपने बड़े उपयोगी विचार अपने रखे। और सफाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई से लेकर गांव स्थापना दिवस तक के जो 25 बिंदु आपने बता रखे हैं, वो बड़े ही उपयोगी हैं। और निश्चित तौर पर ज्यादातर जो चीजें विकास की हैं, पंचायती राज की हैं और एसडीजी गोल्स में हैं, वो सारी चीजें इसमें समाहित हैं। इसको सरल शब्दों में आपने बड़ा रिदमिक टाइप बना रखा है, छंदोबद्ध तरीके से। सफाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई से लेकर जो अंतिम है अपना संरक्षण और गांव स्थापना दिवस मनाया जाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है सारे। और इसके साथ ही अच्छी शिक्षा, अच्छी सोच, इच्छा शक्ति और लगन, मनुष्य को आगे बढ़ने में कभी भी बाधा नहीं आती यदि आदमी इसके आधार पर चले। और निश्चित तौर पर हम अपने गांव को खुशहाल तभी बना पाएंगे जब हम अच्छी सोच, इच्छा शक्ति और लगन के साथ चलेंगे। और इसमें जो चेंज मेकर की बात आपने की है, और मॉडल गांव किस प्रकार बनाया जाए, इसमें सभी लोगों को जुड़कर और अपने मौलिक गांवों को, अपने कार्यक्षेत्र को, अपने व्यक्तिगत गांवों को बेहतर दिशा में कार्य करने की जरूरत है। और सर के विचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे इसलिए लगते हैं कि जो आप बताते हैं वो आप आपने कहीं ना कहीं किया होता, उसको हमें आप बताते हैं। तो सर का मैं सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे अगले कार्यक्रम में भी जो भी हमें जब भी आवश्यकता होगी, सर हमारे साथ उपलब्ध होंगे। इस उम्मीद, विश्वास और के साथ मैं सर का एक बार धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और साथियों, हमारा जो अगला टॉपिक है, जो हमने शुरुआत की थी कि ग्राम स्वराज की अवधारणा क्या है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे प्रदेश में किस प्रकार संचालित हो रही है, तत्पश्चात हमने बात की उसके आगे की मॉडल गांव की संकल्पना किस प्रकार हो। सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया अपना माइक म्यूट कर लें ताकि हमें अपना कार्यक्रम चलाने में बाद की हम बात करेंगे। और अगला टॉपिक हमारा जो आजीविका को प्रकार जोड़ा जाए। मॉडल गांव बनने की दिशा में भी है, गांव में खुशहाली और समृद्धि तभी
और आर्थिक समृद्धि कभी भी एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और जिसमें अब अर्थतंत्र का वो संचालन हो न हो तब तक नहीं हो सकता, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थव्यवस्था संचालित किया जाए, उसको उपनिबद्ध किया जाए, उसको किस प्रकार उसको सुनियोजित ढंग से उसको इस विषय पर अपनी वार्ता देने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े ही तिवारी जी होंगे, जो वैचारिक रूप से हमारे बहुत करीबी हैं हम लोगों के, और इस पूरे है। तो मैं श्री विजय तिवारी जी से जो अनुरोध करूंगा, जो अध्यक्ष हैं इंडो यूरोपियन IECSN करके आपका समूह है, उसके आप अध्यक्ष हैं। तो आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आज हमारे साथ आजमगढ़ मंडल के प्रतिभागी हैं। तो अब हमारे साथ श्री विजय तिवारी जी होंगे, जो अपनी वार्ता हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्री तिवारी जी। सभी को आवाज आ रही है साहब मेरी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया। तो एक अच्छी बात, मंत्री जी के क्षेत्र के लोग हैं, वाराणसी से कुछ लोग जुड़े हुए हैं। अभी पूर्व में हमारे DG साहब प्रोफेसर प्राण जी और हीरालाल जी ने तो रखा। अब समय आ गया है कि जो हम लोग अब आजादी का अमृत महोत्सव आपने देखा होगा मना रहे हैं, अब हम गांवों को गुलामी की बेड़ियां नहीं है उससे बाहर निकले। इसके लिए हमें गांव को एज एन एंटरप्राइज समझना पड़ेगा। एक अभी तक गांव को हमने अलग अलग टुकड़ों में देखा है, लेकिन गांव का कोई एक माई बाप नहीं। प्रधान जी भी हैं, उनका सिर्फ एक सरकारी योजनाओं को गांव में लागू करने का कार्यक्रम है। उसके अलावा गांव क्या करेगा, गांव कैसे विकसित होगा, गांव में क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए, ऐसा प्रयास अभी तक हुआ नहीं। सभी सांसदों ने भी पीछे गांव गोद लिए, लेकिन गांव अभी तक कोई भी आदर्श बना नहीं। अब आदर्श गांव क्या होगा? आदर्श गांव अभी आपने सुन ही लिया, जो कहा गया है कि जहां से पलायन रुक जाए, जहां पे हमें 2 रुपए किलो चावल के लिए किसी की भीख ना मांगनी पड़े, जहां पे पर्यटन हमें देखने आए, जहां पे चिकित्सा की व्यवस्था हो कि हमारे यहाँ लोग बीमार ही ना पड़े। पहले हमारे गांव में होता था, हम लोग वन का संरक्षण करते थे, औषधियों को समझते थे, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से हम लोग अपने आप को मजबूत करते थे। लेकिन ये जो पीछे कई सदियों से हम लोगों के ऊपर गुलामी का वो रहा, लोग हम पे शासन करते रहे, और अभी भी हम लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। ये मानसिक गुलामी से भी हमें बाहर निकलना है। लगभग 78 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर इसमें से 10-20 ग्राम पंचायतें भी इसको लागू करना चाहें, हमारी लगभग 60,000 ग्राम पंचायतें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो एक बहुत बड़ा कार्य होगा। हम इसके लिए SIRD के साथ मिलकर के एक बहुत बड़े कार्यक्रम की प्लानिंग कर रहे हैं, लगभग फाइनलाइजेशन के स्टेज पे हैं, जिसमें हम 60,000 ग्राम पंचायतों में के लिए 60,000 सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, स्वरोजगारी होगा। CEO, जो जिसको हम बोलते हैं एक वो व्यक्ति जो पूरे गांव की प्लानिंग करेगा, उसमें कितना एसेट है, कितनी जमीन है, कितना जंगल है, कितना मैन पावर है, क्या क्या और रिसोर्सेज हैं, और फिर इसके साथ वो 1 से 2 करोड़ रुपया प्रति ग्राम पंचायत पूंजी निवेश कैसे आए। इस पे हम लोग के साथ विभिन्न राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इसमें जुड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के लिए ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्लान है, और मैं आशा करता हूं कि इसको SIRD बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से इसको लॉन्च करेगा। इसमें कई सारे हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि आप अपने ग्राम पंचायत में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं,
ग्रेजुएट्स, क्योंकि ग्रेजुएशन आज की डेट में यूपी में बहुत सारा चीज है, और थोड़ा आईटी फ्रेंडली, जो कंप्यूटर पे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे थोड़ा अपने आप को जोड़ सके हो, जोड़ चुके हो। अभी प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है कि 1 करोड़ हम टैब्स देने जा रहे हैं। तो ये भी ग्राम प्रधानों को मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो इस टैब को गांव के विकास में आगे ले जाएं। तो आप ऐसे लोगों को चिन्हित करो, और शीघ्र ही हम लोगों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू हो जाएगा। उसमें एसआईआरडी एक विशेष ट्रेनिंग करेगा, और भी संस्थान ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें ये लगभग मैनेजमेंट लेवल, एमबीए के लेवल का कार्यक्रम होगा। बच्चा 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में इसको लग करके स्वरोजगारी भी हो जाएगा अपने लिए, अपने गांव के लिए, और गांव से जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाओं के लिए एक बहुत ही सॉलिड प्रोग्राम करेगा। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कार्य धंधे हैं गांव में, अब तो एमएसएमई ने भी बहुत अपना वृहद, भारत सरकार ने इसमें कार्य कर दिया है। एमएसएमई की कैटेगरी में हम ले आए। अब इसको सिर्फ उसको जोड़ करके नेक्स्ट लेवल, गांव का नाई है वो एक सैलून में कवर हो जाए, कैसे हमारा जो धोबी है वो एक ड्राई क्लीनर में, हमारा बढ़ई यहाँ से बना करके बिल्कुल कारीगरी किया हुआ एक्सपोर्ट करने लगे फर्नीचर, कैसे हमारा मोची बढ़िया जूते बना करके उसमें है, या अन्य विषय है। हमारे यहाँ पे पहले हमारे लोहार बहुत सारा हमारा हथियार और ये सब बनाते थे, वो सब चीजें खत्म। टेक्नोलॉजी, आईसीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शब्द है, इन सब चीजों से यूज करके टेक्नोलॉजी को इसके साथ जोड़ते हुए भारत को विश्व गुरु भारत बनाने की तरफ चलने में उत्तर प्रदेश होगा कि बनारस के लोग हैं कि प्रधानमंत्री जी 5 की बात कर रहे हैं। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी क्या जब तक हमारा जो 70% गांव है वो भिखारी, छोटी अव्यवस्थाओं में फंसा हुआ है, हमें भोजन के लिए भी दूसरों से मांगना पड़ रहा है। अरे भैया हमारे पास खेत है, मेहनत है, हम क्यों नहीं वो सब करके, क्योंकि हमारी ये भिखारी की रहेगी तो हम जीवन भर भिखारी रहेंगे। गांव को कि अब हम इस भिखारीपन के मॉडल से बाहर आएंगे, उद्यमिता के मॉडल पे जाएंगे। जैसे एक गुजरात प्रदेश है, गुजरात में कोई व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अभी कोई डिमांड आई नौकरी की, लाखों लोग यानी कि चपरासी के लिए भी मैं पीएचडी लग जाता है। अब वहां क्या करता होगा मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नौकरी से बहुत सारी चीजें होती नहीं है, भी है 50-50 गाड़ी, ये वो, इन सब चीजों से थोड़ा बचने का क्रम शुरू है। और ग्राउंड रियलिटी, गांव के लिए काम करने की जरूरत है। ऐसे अच्छे लोगों को साथ में जोड़े जो प्रधान लोग हैं। आप कोशिश करिए कि गांव का पढ़ा लिखा युवा आपके साथ खाली नाली खड़ंजा और उन सब चीजों में ना रहे, उसकी ठेकेदारी में, वो गांव को समझ करके करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स लाए और उसका वैल्यू एडिशन करे। गांव के स्वयं सहायता समूह है, उनका मार्गदर्शन बहुत प्रयास हो रहा है, आरएलएम कर रहा है, एसआईआरडी बहुत ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है। विदेशों में एक्सपोर्ट होने लगे, विदेशी वो गांव देखने के लिए आने लगे, यूरोप जाते रहते हैं। तो यूरोप में वहां का गांव आज से 1000 साल पहले ही इतना विकसित हो गया है। कभी मौका लगेगा तो आप में से कुछ लोगों को हम चले कि उन्होंने 1000 साल पहले इतने साफ सुथरे गांव अपने बना लिए, जो करने की जरूरत है। हम विश्व गुरु हैं, अरे भैया नहीं, हम विश्व गुरु के रहे होंगे पहले, लेकिन आप लोगों के साथ मिलकर के विश्व गुरु हैं।
हम समय ज़्यादा हो रहा है, 1:15 हो गया है, रंजन साहब जी देख रहे हैं और अभी एक वक्ता। मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक निवेदन करता हूं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और उत्तर प्रदेश, गुजरात होना चाहिए। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। वो तब होगा जब हमारे पास पूंजी निवेश होगा और पूंजी जो लगाएगा वो ये नहीं कि मालूम चला कि पूंजी वाला आया तो हमने उसको किडनैप कर लिया कि भैया जो है अब चलो पलाओ हमें पैसा दे दो फिरौती मांग। ये सब सोचने की जरूरत है। बहुत अच्छा प्रदेश का कार्य कर रही है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप सब लोग नए अधिकारी लोग भी जुड़े हुए हैं, 75 लोग हैं हमारे साथ में। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और आने वाले ये जो भी हम कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी के संदर्भ में हम एक मीटिंग में दूसरी जगह बैठे हुए हैं क्योंकि इसमें सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस और 826 ब्लॉक्स पे हमारा काम लॉन्च। हार्दिक प्रणाम, धन्यवाद रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। और आपने अपनी बात रखी और निश्चित तौर पर जैसा कि हम ग्राम विकास की जब भी बात करते हैं तो उसमें आजीविका के साधन, अर्थव्यवस्था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं और ये बड़ी गहराई की बातें हैं जो हम सबको समझनी होंगी। और इसके लिए नए नए स्रोत ढूंढने पड़ेंगे, नए नए एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे, नए नए मार्ग ढूंढने पड़ेंगे। किस प्रकार हम लिंकअप कर पाए अपने लोगों को रोजगार से, किस प्रकार लोगों को लिंकअप कर पाए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में, और किस प्रकार हम ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधनों को बढ़ा सकें। इस बारे में आपका जो चिंतन है, आपकी जो सोच है, ये मेरा विश्वास है कि हमारे प्रतिभागियों तक निश्चित तौर पर पहुंची होगी। तो साथियों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए तिवारी जी का, और इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आगे भी आप हमारे साथ उपलब्ध होंगे और आपकी जो बात है वो हमारे प्रतिभागियों तक बड़ा अच्छा फीडबैक उसका आता है। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ संस्थान की ओर से और इस फैकल्टी की ओर से, कोर्स टीम की ओर से, अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर, कि आप जब भी हम आपको बहुत शॉर्ट नोटिस में बताते हैं, आप हमारे लिए उपलब्ध होते हैं, हमारे प्रतिभागियों के लिए। और जो भी हमारे साथ प्रबुद्ध वार्ताकार जुड़े होते हैं, उनकी जो बातें हैं वो हमारे प्रतिभागियों के लिए निश्चित तौर पर उपयोगी होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब मैं टॉपिक पर आता हूं कि हम लोगों ने चैट बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म भी इंसर्ट किया हुआ है। कृपया आप उसको खोल लेंगे और हमारे जितने भी वार्ताकार आज आप हमारे बीच उपलब्ध रहे ऑनलाइन माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से, तो उनके बारे में आप अपना फीडबैक उस पर दे सकते हैं 1 से 5 तक। सही है ना? उसमें संख्या दी हुई है, 5 का मतलब सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट। तो आप उस क्रम में हमारे सभी जो रिसोर्स पर्सन हैं उनको अपनी रेटिंग दे देंगे, ताकि उसके अनुसार हम आगे आने वाले जो बैचेज होंगे, जो कार्यक्रम अभी हमारे बहुत सारे हैं, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपको अवगत कराया था कि 3 मंडल के हमारे साथ प्रतिभागी जुड़े हैं, शेष सभी मंडल जुड़ने बाकी है। तो जिस प्रकार आपकी रेटिंग होगी, फीडबैक होगा, उस प्रकार आपके सुझावों को हम आगे आने वाले कार्यक्रमों में शामिल भी करेंगे। तो मैं अपने सभी साथियों, जो भी अधिकारी, कर्मचारी या हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानगण या अन्य जनप्रतिनिधिगण जुड़े, अनुरोध है कि इसके चैट बॉक्स में आप जाएंगे, फीडबैक फॉर्म उसमें है, तो उस फीडबैक फॉर्म को आप जरूर भर दें, क्योंकि आपके जो वो हमारे लिए हमेशा उपयोगी होते हैं। आपको जो सही लगता हो, जो सही आपने समझा हो, उसके आधार पर उसको आप भर दें। तो इसके साथ ही हमारे आज के हैं, और जहां से हमने प्रारंभ किया था ग्राम स्वराज की अवधारणा से, फिर उसको पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में किस प्रकार उसको शामिल किया गया है, उसके बाद मॉडल गांव की संकल्पना क्या है, गांव किस प्रकार मॉडल बनाया जा सकता है, इसके साथ ही ग्रामीण आजीविका में अर्थव्यवस्था का क्या स्थान, उद्यमिता विकास के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इन सारे विषयों पर हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के प्रबुद्ध वार्ताकारों ने अपनी बातें रखी हैं। लगता है हम सबके लिए बड़ा ही उपयोगी रहा है। तो मैं इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आज जो हमारा ये सेशन रहा है 2-2.5 घंटों का, ये हम सबके लिए उपयोगी रहा। पुनः अपने महानिदेशक का और अपने सभी सम्मानित वार्ताकारों का और इस कोर्स टीम में, फैकल्टी में जुड़े हुए सभी बात करते हुए आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं।
और इसके साथ ही हमारे साथ जो विभिन्न जनपदों से हमारे प्रतिभागी जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद कि आपने समय से लिंकअप होकर तन्मयता के साथ तन्मयता के साथ जुड़कर हमारी बातों को सुना, समझा, हमारे वार्ताकारों की बातों को कार्य क्षेत्र में अपने जीवन में जितना उतार सकते हैं उतारिए, और आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय